एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। क्लास 12 की मैथ की सीरीज आखिरी चैप्टर जिसका नाम है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी लगातार चल रही है और हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 13.2 पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो पिछला क्लास हमारा है वो 13.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। हम हमेशा आपको एक्सरसाइज को कराने से पहले उसमें यूज होने वाले फार्मूले, उसके पहले जितने भी प्रमेय दिए हैं उनका निगमन और सारी चीजें, एग्जाम्पल्स जितने भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें मैं आपको बता के ही एक्सरसाइज के सवाल को कराती हूँ। ऐसा इसलिए ताकि आपको कोई भी फार्मूला रटना ना पड़े, सवाल अपने आप आपको आ जाएगा अगर आप फार्मूले को ठीक तरीके से समझे हैं। उसका यूज करना क्यों है ये आप जानते हैं। तो इसी क्रम में चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास पिछली हमने लिया है 13.2 के लिए, तो आज हम उसी के हिसाब से आज एक्सरसाइज 13.2 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, बच्चों को पढ़ते टाइम बहुत आसान लगता है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर की ये खासियत है, जिस टाइम टीचर पढ़ा रहे होते हैं बच्चे को, उस टाइम ये वाला चैप्टर उनको बहुत आसान लगता है। और जैसे ही चैप्टर फिनिश कर दिया गया, उसके बाद रिवीजन की बारी आती है। आपको खुद ही जब रिवीजन करना पड़ता है तब आपको ये चैप्टर कठिन लगने लगता है। इसका रीजन ये है इसका लैंग्वेज थोड़ा सा टिपिकल है, समझने में आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है, इसलिए आप इसको ध्यान से बिल्कुल देखेंगे। और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिएगा। आइए अब सवाल को देखते हैं। 13.2 का पहला सवाल दिया है, यदि PA बराबर 3/5 PB = 1/5 तथा दिया है A और B, यहाँ B छूट गया है सवाल में, B को बढ़ा देंगे। A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो A इंटरसेक्शन B का मान बताइए। बहुत आसान होना चाहिए आपके लिए सवाल, क्योंकि अगर आपने पिछला बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्लास लिया है तो उसी फॉर्मूले पर ही है। हमने पिछले क्लास में स्वतंत्र घटनाएं और प्रायिकता का गुणन नियम के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा है। अगर आपका वो क्लास मिस हो गया है तो आई बटन पे जो वीडियो दिख रहा है उसको टैप करिए और सीधे उस लेक्चर को आप अटेंड कर सकते हैं, जहां पे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद प्रायिकता का गुणन नियम और स्वतंत्र घटनाओं के बारे में बताया गया था। तो उसी पे आधारित ये सवाल है, आइए देखते हैं। यहाँ पे आपके पास PA दे रखा है, PA माने A के घटित होने की प्रायिकता 3/5 है और B के घटित होने की प्रायिकता इसने दिया है 1/5। तो कह रहे A और B यदि स्वतंत्र घटना है तो A इंटरसेक्शन B का मान बताइए। अब ध्यान रखिएगा, चूंकि दिया है क्या दिया है, A और B क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। और अगर आपको याद हो स्वतंत्र घटनाएं कब होती हैं, इसमें हमने पढ़ा था जब A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है, यानी कि PA इंटरसेक्शन B क्या होता है, PA इंटू होता है PB, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फिर नहीं रह जाती थी। A B पर डिपेंड नहीं करता, B A पर डिपेंड नहीं करता। तो ये कंडीशन होती है स्वतंत्र घटना में कि दोनों का इंटरसेक्शन दोनों के प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी मान रखा है, दिया है, रख लेंगे। और इंटरसेक्शन का मान आपसे पूछ रखा है इसने, PA की वैल्यू इसने दिया है 3/5 और PB की वैल्यू है 1/5। बस फार्मूले पे आधारित ये क्वेश्चन था। 5 बच्चे में 25, क्या आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। स्वतंत्र घटनाओं में दोनों का इंटरसेक्शन दोनों के प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर हो जाता है। तो जल्दी नोट करिए, दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 क्या दिया है, देखिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। कह रहे 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिया बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बात ताश की हो रही है, तो ताश के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी, कम से कम उतना जितना कि आपके सभी सवालों में ताश पे
जो भी सवाल बनता है काम आ जाए। देखिए ताश के बारे में यहाँ थोड़ा सा मैं आपको नोट कराऊंगी, आप ध्यान रखिएगा। ताश में कुल पत्ते, अगर मैं कहूँ कुल पत्ते जो होते हैं, कुल पत्ते, ये इस सवाल के लिए ही नहीं, आगे प्रायिकता में जितने भी सवाल आएंगे वो सारे के सारे इसी पे लग जाएंगे। कुल पत्तों की संख्या होती है 52 ताश में। कुल कितने होते हैं? 52। अब ये 52 जो पत्ते हैं ना, इनकी दो कैटेगरी होती है। दो कैटेगरी, हाँ दो कैटेगरी। एक पहली कैटेगरी में आते हैं लाल रंग के पत्ते, लाल, और दूसरी कैटेगरी में आते हैं काले रंग के पत्ते। पहली कैटेगरी में लाल रंग के और दूसरी कैटेगरी में काले रंग के पत्ते। अब आधे आधे होते हैं, 52 का आधा, 52 का आधा 26 होता है, तो 26 लाल होंगे और 26 काले होंगे। तो जैसा कि ये सवाल लाल और काले पर बना है, तो अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि लाल पत्ते होते कितने हैं, काले पत्ते होते कितने हैं 52 में से, तो आप सवाल को बना ही नहीं पाएंगे। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, 52 में से 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं। जिन लोगों ने ताश खेला होगा या देखा होगा उनको मालूम होगा ये चीज। तो आप यहाँ से जानेंगे 26 लाल 26 काले। अब इन लाल में भी दो ग्रुप में बट जाता है, दो ग्रुप में बट जाता है। फर्स्ट ग्रुप इसका मान लेते हैं ये ईंट है, फर्स्ट ग्रुप ईंट है, और दूसरा होता है इसका पान। ईंट और पान ये लाल लाल रंग के होते हैं, और इसमें भी 13 होता है, इसमें भी 13 होता है, यानी 13 ईंट 13 पान। अब काले पत्ते भी दो कैटेगरी में होते हैं, कौन कौन सी? इसमें आता है चीड़, चीड़, और होता है हुकुम, चीड़ और हुकुम। चीड़ और हुकुम ये भी 13 होता है और हुकुम भी 13 होता है। यहाँ से क्या देखा, 52 की पहले दो कैटेगरी लाल और काले में बटी, 26 लाल 26 काला। अब लाल की दो कैटेगरी बटी 13 13, आधे आधे की, आधा ईंट है यानी 13 ईंट और 13 पान। इसी तरह काले की दो कैटेगरी बढ़ गई, आधा चीड़ आधा हुकुम, यानी कि 13 ये 13 ये 26 हो गए। अब ये तो हो गया इनका, इस पे भी सवाल आता है, ईंट पान चीड़ हुकुम पर भी सवाल बनता है, लाल काले पर बनता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए इन 13 में किस तरीके से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक इक्का होता है, इसमें इस 13 का एक इक्का होता है, एक बादशाह होता है, एक बेगम होता है, एक गुलाम होता है। तो इस तरीके से करके 13 पत्ते होते हैं। तो इसमें से एक मान लेते हो क्या है, इक्का है, इसका एक इक्का है। इस पान में भी एक इक्का होता है, एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, इस तरीके से पत्ते होते हैं। मैं सबको नहीं दर्शा रही हूँ, केवल इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम को दर्शा रही हूँ। बाकी 8 और पत्ते होते हैं, 4 ये हो गए, 8 और इसमें भी 4 हो गए, 8 और। इन 13 में भी वही हाल रहता है, 1 2 3 4, ये इक्का, बादशाह, गुलाम और बेगम, और ये 8 और होते हैं। इसी तरह ये भी 1 + 1 + 1 + 1 + 8 के फॉर्मेट में होता है, मतलब एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, 8 और पत्ते। तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिला कि 52 पत्तों में रंग अगर पूछे रंग पे तो दो रंग होते हैं, लाल और काले, 26 लाल 26 काले। अब ये लाल रंग पे पूछे प्रश्न तो लाल रंग के जो पत्ते हैं 26 वो दो कैटेगरी के होते हैं, ईंट और पान, 13 ईंट और 13 पान। इसी तरह काले पत्ते के जो 26 पत्ते हैं काले, उसमें दो कैटेगरी होती है, 13 चीड़ और 13 हुकुम। और फिर इसमें भी ये जो 13 ईंट है इसमें क्या होता है, एक इक्का होता है, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, और 8 और पत्ते होते हैं। पान वाले में भी वही हाल है, एक बादशाह, एक इक्का, एक गुलाम, एक बेगम और 8 और। चीड़ में भी हुकुम में भी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कुछ नोट करने वाली बात ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे अगर पूछे लाल कितने पत्ते होते हैं, ये अभी सवाल का जवाब हम देंगे, पहले इस पे जाने। लाल पत्ते कुल होंगे 26। अगर पूछे काला पत्ता कुल कितना होता है, आप कहेंगे 26। फिर ईंट कितना होता है, ईंट भी आपको नोट करना है 13। पान कितना होता है, कहेंगे 13। चीड़ कितने होते हैं, चीड़ भी 13। हुकुम कितना, हुकुम भी हो गया 13। और भी कुछ चीजें
इक्का कितना हो गया? अब पूछे इक्का कितना होता है तो क्या देखा, इसमें एक इक्का, इसमें एक इक्का, इसमें एक इक्का, इसमें एक इक्का, मिला के चारों में एक एक इक्का मिला के कुल इक्के हो गए 4। फिर अगर इसी तरह पूछे बादशाह कितना होता है, बादशाह कितने होते हैं, तो इसमें एक बादशाह, इसमें भी, इसमें भी, इसमें सबका एक बादशाह, तो 4 बादशाह हो गया। पूछ ले बेगम कितनी होती है, बेगम, तो चारों में एक एक बेगम, तो 4 बेगम हो गई। और गुलाम कितना होता है, गुलाम है, इसमें गुलाम भी सब में एक एक होता है, तो 4 गुलाम हो गए। तो इन पे ही सवाल बनते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट ताश में नहीं है जिस पे सवाल बने। बादशाह, गुलाम, बेगम, इक्का और चिड़, हुकुम, पान, ईंट, लाल और काले, इन्हीं सब पे सवाल बनता है। तो जितना भी ताश के बारे में आपको सवाल को हल करने के लिए जानकारी चाहिए, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे नोट करा दिया है, आप इसको एकदम इसी क्रम में नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम इस सवाल का आंसर आपको करेंगे, तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, इस सवाल का आंसर निकालते हैं। आइए, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने ताश के बारे में जान लिया। अब हम क्या करते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। अब कह रहा 52 पत्तों की एक गड्डी से यादृच्छिया 2 पत्ते निकाले गए बिना प्रतिस्थापित किए। 2 पत्ते निकाले गए, तो दोनों पत्ते के काले रंग की होने की प्रायिकता, ये देखिए काले रंग पे प्रश्न पूछा है। अभी मैंने काला रंग, लाल रंग और सारी चीजें आपको बता दिया। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे 2 पत्ते निकल रहे हैं ना, तो अगर हम पहला, और भी दोनों काले रंग का, तो आप पहले कहेंगे कुल पत्तों की संख्या। कुल पत्ते ताश के कितने होते हैं, कुल पत्ते आपके पास कितने हैं, 52 है। तथा काले रंग का कितना होता है, काले रंग के कुल पत्ते कितने होते हैं, काले रंग के कुल पत्ते आपके पास, अभी तो आपने देखा काले और लाल रंग दोनों ही 26 होते हैं, 26 आ गया। अब आपसे काले रंग का पत्ता निकल रहा है, लेकिन 2 पत्ते, और निकलने के बाद रखा नहीं जा रहा है। पहला पत्ता काले रंग का निकला, फिर दोबारा उस गड्डी में नहीं डाला गया। तो अगर हम मान लें ए दर्शाए किसको, पहला पत्ता काले, पहला पत्ता काले रंग का हो, काले रंग का है, यानी घटना ए अगर दर्शाए कि पहला पत्ता जो निकाल रहे हैं वो काले रंग का निकाल रहे हैं, तो इसके घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी जरा बताएंगे क्या। अगर ए दर्शाए पत्ता काले रंग का है, और यही मैं लिख दूं कि बी घटना दर्शाए कि जो दूसरा पत्ता निकाल रहे हैं, दूसरा पत्ता भी क्या हो, काला हो, काला रंग का हो, काला रंग का हो। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, पहले तो पहला पत्ता निकला, तो पहला पत्ता काला निकले, इस बात की क्या प्रायिकता होगी, तो कुल पत्ते कितने थे, 52 थे, और काले रंग के 26 थे, तो काला ही निकलेगा। इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो 26 काले में से ही तो काला निकलेगा, लाल में से थोड़ी ना काला निकलेगा। तो कुल यहाँ पे अनुकूल है 26, यानी 26 में से कोई निकल सकता है, और बटे प्रायिकता 52 पे निकलेगी, क्योंकि कुल पत्ते तो 52 है, 52 में से कोई भी पत्ता निकल सकता था, लेकिन काला होने की प्रायिकता इन 26 से भाग देंगे तो आएगा। तो काला होने की प्रायिकता में ये अनुकूल है बटे कुल, अनुकूल 26 और कुल है 52, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगी पहले पत्ते के काले होने की। अब कह रहा है दूसरा पत्ता भी काले रंग का हो, दूसरा पत्ता भी काले रंग का हो। अब दूसरा पत्ता भी काले रंग का हो ये निकालना है, तो अब बी नहीं निकालना पड़ेगा, हमें पी बी निकाल लेंगे तो गलती हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, पी बी बटे ए निकालना पड़ेगा। याद करिए पिछली प्रश्नावली से प्रतिबंध प्रायिकता क्या कहती थी, एक शर्त के हो जाने के बाद जब दूसरे का निकलता था तो पहले वाले का उस पर असर होता था, है कि नहीं। तो अब आपको दूसरा पत्ता भी काले रंग का है, लेकिन दूसरा निकाल रहे हैं उसके ठीक पहले एक पत्ता तो निकल चुका है ना, तो ये कैसे आएगा, दूसरा पत्ता काला होगा
अब उसकी क्या प्रायिकता होगी? क्योंकि आगे अब हम दूसरा पत्ता निकाल रहे हैं तो उसके लिए पत्ता पहले निकल चुका है तो वो शर्त भी तो लागू होगा। तो अब हम जब दूसरा निकालेंगे तो अब कुल जो काला रंग का है वो भी काला निकलना है। तो टोटल 26 काला पहले था लेकिन एक काला निकल चुका, तो अब काले कितने बचे? अब 26 में से केवल 25 काला बचा है, तो अनुकूल परिस्थिति इसके लिए 25 होगी। और कुल कितना होगा इसके लिए? कुल 52 था, लेकिन जब एक पत्ता निकला है तो कुल पत्तों में से भी तो एक पत्ता कम हुआ है, तो अब ये हो जाएगा 51। ठीक है, तो ये हो गया। और ये बी ए के बाद, ये बी बटे ए क्या दर्शा रहा है कि बी घटित हो रहा है ए के बाद। तो अब हमें क्या चाहिए? दोनों पत्ते यानी कि पी ए बी, ए तथा बी यानी दोनों पत्ते के निकल जाने की प्रायिकता क्या होगी? आपको पिछले लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट वाले में मैंने समझाया था कि पहले वाले पे तो कोई शर्त नहीं थी तो ये पी ए होगा, लेकिन दूसरे वाले पे शर्त आ गया तो ये पी बी बटे ए होता है, यानी ए के हिसाब से बी लिखा जाता है, क्योंकि ए के हिसाब से बी की संख्या घट गई बढ़ गई इसलिए। तो पी ए आपका 1 बटे में 2 आ गया था और पी बी आपका आया है पी बी बटे ये 25 बटे 51 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे हम तो ये हो जाएगा 25 बटे में ये हो जाएगा 102। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थोड़ा बहुत अगर डाउट रह भी गया है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अगले क्वेश्चन में ये भी कमी पूरी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला जो सवाल है इसको देखते ही एक बार जब स्टार्टिंग में देखेंगे ना तो होश ही उड़ जाएगा कि इतना बड़ा सवाल दे रखा है, लेकिन यकीन मानिए जिस दिन आप सवाल को समझने का तरीका सीख गए, सवाल बड़ा नहीं लगेगा, आसान ही है, बस थोड़ा सा लंबा इसका आकार दिख रहा है। आइए पढ़ते हैं सवाल को एक बार ध्यान से। कह संतरों के एक डिब्बों का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छया बिना प्रतिस्थापित हुए निकाल कर किया जाता है। यानी संतरे के डिब्बे की चेकिंग चल रही है, जिसमें से आपको एक के बाद एक करके 3 संतरा निकालना है और फिर क्या कर बिना रखे वापस से, यानी एक संतरा जिसे निकाल दिया जाता है वापस नहीं रखना है, बिना प्रतिस्थापित हुए निकाला जाता है। इसका यही मतलब है कि एक संतरा जब निकाल दिया गया तो दोबारा से उसको उसमें वापस से नहीं रखा जाता है। कह रहे यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत कर दिया जाता है। यानी तीनों जो आपने निकाला बाई चांस तीनों के तीनों संतरे ठीक ठाक निकले तो वो डिब्बा बिक जाएगा, यानी बिक्री के लिए स्वीकृत हो जाएगा। अन्यथा अस्वीकृत यानी कि तीनों संतरों में से अगर एक भी संतरा खराब निकल गया तो फिर डिब्बे का बिक्री अस्वीकृत हो जाएगा, यानी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो एक डिब्बा ऐसा जिसमें 15 संतरे हैं, जिसमें 12 संतरे हैं और 3 खराब संतरे हैं, 12 और 3 मिला के 15 संतरों का एक डिब्बा है, तो कह रहा है उसके बिक्री होने के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता, यानी कि ये आपसे पूछा है कि एक 15 संतरे वाला डिब्बा है जिसमें 12 अच्छे हैं और 3 खराब है, एक्चुअल में उसका क्या प्रायिकता है कि बिक्री के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा। यानी कि यहाँ समझिएगा पूछना क्या चाह रहा है, बिक्री के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा, इसकी क्या प्रायिकता है? स्वीकार कब किया जाएगा? जब आपने ऊपर प्रश्न को पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, अगर तीनों संतरे जो आपने निकाल के चेक किया तीनों के तीनों अच्छे निकलते हैं तो ही तो वो डिब्बा बिकेगा। तो यानी कि हमें प्रायिकता निकालना है कि तीनों जो संतरे निकले हैं वो अच्छे हैं तभी ना स्वीकृत होगा। तो यही इसके थोड़ा सा घुमा के इसके पूछने का तरीका है। स्वीकृत होने का क्या मतलब है? तीनों निकाले गए संतरे अच्छे होने चाहिए। अब इतने बड़े सवाल का छोटा सा आप सलूशन देखिए। कह रहे 15 संतरे का डिब्बा है, तो यहाँ पे नोट करेंगे डिब्बे में कुल संतरे कितने हैं। कुल संतरे आपके पास दे दिया है 15, जिसमें किस तरीके के दिए हुए हैं, जिसमें 12 तो अच्छे हैं, 12 तो अच्छे संतरे हैं और 3 खराब है, ऐसा उसने कहा है।
कि इस 15 में कैसे हैं, 12 अच्छे हैं और 3 खराब हैं। और आपसे क्या कह रहा है कि तीनों के अच्छे होने की प्रायिकता, चाहे ये कहता तीनों निकाले गए संतरे अच्छे होने की प्रायिकता, इसी को घुमा के इसका पूछने का मन कर दिया तो इसने कह दिया कि बिक्री के लिए स्वीकृत होना, यानी बिक्री के लिए तो तभी स्वीकृत होगा ना जब तीनों निकाले संतरे अच्छे होंगे। तीनों में से एक भी खराब होता तो बिक्री के लिए स्वीकृत ही नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हम दिखाएं 3 घटना मानना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको A, B, C 3 घटना मानना पड़ेगा क्योंकि 3 संतरा निकल रहा है। तो आप यहाँ पे A मान लो, पहला संतरा अच्छा हो, अच्छा है। B मान लो दूसरा संतरा भी अच्छा है, दूसरा संतरा अच्छा निकला। और C मान लो कि तीसरा संतरा भी क्या है, अच्छा है। ठीक है, यानी A को माना पहला संतरा जो निकला अच्छा है, B को माना दूसरा भी अच्छा, C को मान लिया तीसरा भी अच्छा। अब एक के बाद एक करके निकलेगा तो पहला जब संतरा निकल रहा था तो कोई शर्त है नहीं, तो P यहाँ पे क्या होगा, यानी पहले संतरे के निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी, पहला संतरा वो भी अच्छा हो तो अनुकूल बटे कुल, अनुकूल में अच्छे संतरे में से ही तो अच्छा निकलेगा। तो 12 अच्छे हैं तो 12 में से कोई हो सकता है। और कुल कितना था, कुल 15 संतरे थे, तो ये हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 से कटेगा 4 बार में और 3 से 5 बार में, तो ये 4/5 आ जाएगा। 3 चौके 12 और 3 पचे 15, ये P हो गया। अब हमें दूसरा एक संतरा निकल गया, इसकी ये प्रायिकता है। अब दूसरा संतरा भी अच्छा हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो यहाँ पे PB निकालेंगे। अगर हम PB निकालें तो B अब अकेला नहीं निकलेगा, B के पीछे एक शर्त लग गया कि अब एक संतरा अच्छा जो था वो निकल चुका है क्योंकि बिना प्रतिस्थापित हुए दिया है, यानी दोबारा से रखा नहीं जा रहा है। तो अब B तो निकलेगा लेकिन A के हिसाब से निकलेगा, यानी अब थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आएगा। कैसा परिवर्तन आएगा, दूसरा संतरा अच्छा निकालना है तो 12 तो अच्छे थे, एक अच्छा तो हमने निकाल दिया ना, तो अब अच्छे कितने बचे, 11 ही अच्छा बचा। और कुल में से भी तो हमने एक निकाल दिया, तो कुल अब आपके पास कितने बचे, 14 संतरे मात्र बचे थे। ठीक है, तो ये PB बटे हो गया। क्लियर यहाँ तक। तीसरी बात है, अब C की बारी। PC क्या आएगा, यानी कि C के तीसरे संतरे के अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी। अब C के पीछे तो 2-2 शर्तें लग गई, एक A वाला निकला यानी पहला अच्छा निकल चुका, दूसरा अच्छा निकला, तो इसके पीछे 2-2 शर्तें कौन कौन है, एक A वाली शर्त है और एक यहाँ पे B वाली भी शर्त आ गई, ये वाली भी शर्त आ गई, B की भी शर्त आ गई। यहाँ B भर लिखेंगे तभी काम चल जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे C के पास इसमें भी अच्छा ही निकालना है, तो अच्छे थे 12, एक अच्छा यहाँ निकल चुका है, दूसरा निकला। अब अच्छे संतरे कितने बचे, अब अच्छे संतरे आपके पास केवल और केवल 10 बच गए, 2 संतरे क्योंकि निकल चुके हैं। और कुल संतरों में से भी तो 2 संतरा निकल गया, तो अब संतरे बचे आपके पास 13। ठीक है, तो ये तो अलग अलग कंडीशन है, हमें सभी को तीनों को एक साथ निकालने के बाद क्या होगा, यानी कि अतः हमें निकालना है तीनों संतरे अच्छा हो, अच्छा होने की प्रायिकता, चाहे तीनों संतरे के अच्छा होने की प्रायिकता कहिए, चाहे डिब्बा के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता कहिए, एक ही बात है। क्या आएगा ध्यान से समझिएगा, इसको हम सिंबल क्या दिखाएंगे, P A भी अच्छा, B भी अच्छा, C भी, यानी A B C तीनों संतरे अच्छे संतरे को तीनों A दिखा रहा है पहला संतरा अच्छा, B दिखा रहा है दूसरा संतरा अच्छा, C दिखा रहा है तीसरा, A B और C तीनों अच्छे हों, इसकी प्रायिकता क्या होगी, ध्यान से। पहले PA आया, इसमें कोई शर्त नहीं आई, फिर B बटे A आया, PB बटे A आया, और फिर लास्ट में PC बटे, अब A और B दोनों आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तीनों का मान रख दीजिए,
इसका मान हो गया 4/5, इसका मान हो गया 11/14, इसका मान हो गया 10/13। गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे 5 से 2 बार में और 2 से ये कट जाएगा 7 बार में। तो कुल मिला के आपका ऊपर कितना बचा है 44 और बटे में कितना आ जाएगा 13×7 = 91। तो ये 44/91 आपका आंसर हो जाएगा। यही प्रायिकता होगी डिब्बा के बिक्री के लिए स्वीकृत होने के लिए। तो यही है, इसमें फार्मूला रटने की जरूरत भी नहीं है, ध्यान से समझते जाएंगे तो आ जाएगा आपको। देखिए इसमें बिना शर्त का था, इसमें ये शर्त लग गया बट्टे में आ गया, इसमें ये दोनों शर्त बन गए तो ये दोनों बट्टे में आ जाएंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, कितना भी दे आगे ऐसे होता चला जाएगा। अगर 4 संतरे होते तो D/ABC आ जाता और एक आगे वो जो कंडीशन आता उसका भी पूरा हो जाता। तो आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया है सवाल नंबर 4। एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। मान ले कि एक घटना क्या दर्शा रही है, सिक्के पर चित्त प्रकट होता है और बी दर्शा रहा है कि पासे पर संख्या 3 प्रकट होता है। को निरूपित करते हैं तो निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल है और भाषा पे मत जाइए, सवाल इसके आसान है, भाषा थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देंगे तो कठिन नहीं लगेगा। आइए देखते हैं, कह रहे हैं एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासा उछाला गया, यानी एक सिक्का और एक पासा उछाला गया। तो पहले आप यहाँ से इसका प्रतिदर्श समष्टि लिख देंगे। अब सवाल चूंकि लिखा है तो मैं आंसर में भी सवाल नोट नहीं करा रही हूँ, इस हिसाब से हम प्रतिदर्श समष्टि लिखते हैं किसका, एक न्याय सिक्के और एक अभिनत पासे के उछालने पर। सिक्के पर आप सभी जानते हैं हेड या टेल में से आता है कोई एक, और पासे पर 1 2 3 4 5 6 में से आता है। चूंकि इसको साथ में उछाला गया तो कुल क्या क्या संभावनाएं होंगी। हो सकता है हेड के साथ 1 आया हो सकता है हेड के साथ 2 आया हो सकता है हेड के साथ 3 आया हो, सिक्के पर हेड और पासे पर 3 आया हो सकता है, सिक्के पर हेड पासे पे 4 आया हो सकता है, सिक्के पर हेड पासे पर 5 आया हो सकता है सिक्के पर हेड और पासे पर 6 आया हो। अब आगे 7 तो आएगा नहीं, अब टेल के साथ देख लेंगे और इसे मिटा देते हैं। तो हो सकता है कि सिक्के पर टेल आया हो पासे पर 1, हो सकता है सिक्के पर टेल पासे पर 2, सिक्के पर टेल पासे पे 3, सिक्के पे टेल पासे पर 4, सिक्के पर टेल पासे पर 5, सिक्के पर टेल और पासे पर 6। ये टोटल आपका प्रतिदर्श समष्टि होगा। आप देख पाएंगे इसमें कुल कितना है, काउंट कर सकते हैं। अगर पूछे NAS में कुल कितने आए तो कितनी यहाँ प्रतिदर्श बिंदु है 1 2 3 4 5 6, इसके हेड के और 6 टेल के, यानी कि 6 और 6 हो गए 12। क्लियर है। अब इसने क्या कहा है, इसने दे दिया है कि घटना ए क्या दर्शा रहा है, ए दर्शा रहा है कि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, सिक्के पर चित्त, और चित्त को हेड कहते हैं, चित्त प्रकट होता है, इसको कहते हैं हेड। तो आप बताइए कि ए में आएगा क्या, यहाँ पे ए में आएगा कौन कौन, चित्त माने हेड वाले सिक्के पे आए, ऐसा कितना पॉसिबिलिटी इसमें से है। तो हेड वाले लिख देंगे H1 आएगा, H2 आएगा, H3 आएगा, H के साथ 4 आ सकता है, H के साथ 5, H के साथ 6, यानी कि सारे के सारे चित्त वाले इसमें आ जाएंगे। क्योंकि ये क्या दर्शा रहा है, सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, तो चित्त वाले आ गए, टेल वाला हमने छोड़ दिया, पट वाला। अब देखते हैं बी क्या दे दिया है, बी दे रखा है पासे पर संख्या 3 प्रकट होता है, पासे पर संख्या 3 प्रकट होता है। तो यहाँ से बी में कौन कौन मिल जाएगा, पासे पर 3 कहाँ मिला है, एक हेड के साथ मिला है 3 और एक टेल के साथ मिला है 3।
अब आपसे क्या चीज पूछा है, आपसे पूछा है निरीक्षण कीजिए घटनाएं स्वतंत्र है या नहीं। स्वतंत्र घटना पे इसी प्रश्नावली का पहला ही सवाल हम लोगों ने लगाया है। जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो दोनों घटना का इंटरसेक्शन दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर हो जाता है। अगर हम यहाँ पे पी और पी भी निकाल दें, यानी ए तो निकला ही है, अगर हम ए के घटित होने की प्रायिकता निकालें तो ए में पी ए क्या आएगा, अनुकूल बटे कुल। अनुकूल इसमें कितने बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो जाएगा 6 और कुल कितने थे, 12 थे। तो ये हो गया आपका 1/2। और अगर आपसे पी भी पूछे यानी बी के घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो अनुकूल बटे कुल। इसमें अनुकूल में 2 है, कुल है 12, तो 1/6 आएगा। ठीक है, अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन देखना है। अगर दोनों का इंटरसेक्शन इनके गुणनफल के बराबर होता है इन दोनों के, तो हमारी घटनाएं स्वतंत्र होंगी। तो फिलहाल अभी हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना पड़ेगा। स्वतंत्र घटना में इसका भी काम पड़ता है। ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, आइए देखते हैं। ये यहाँ पे H3 है, यहाँ भी H3 है, तो यही H3 दोनों में उभयनिष्ठ है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसकी प्रायिकता भी निकाल दीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल देते हैं। इसकी प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल यानी कि 1/कुल, कुल यानी कि कितना, 12, 1/12 हो गया। अब हमें स्वतंत्र घटना की कंडीशन को लगाना है और उत्तर चेक कर लेना है। अब यहाँ पे हम क्या निकाल देखेंगे, यदि ए इंटरसेक्शन बी का मान, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए और पी बी के गुणनफल के बराबर आ जाता है, तो ए और बी घटनाएं स्वतंत्र हैं, अन्यथा नहीं। यही तो स्वतंत्र घटना से आप पढ़े थे कि दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता दोनों की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर हो तो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र होती हैं। तो इसका मान आपका आया है 1/12 और पी ए का मान है 1/2 और पी बी का मान है 1/6। गुणा करेंगे तो देखेंगे क्या, 1/6 बराबर आ गया 1/6 के। अतः यहाँ से कहेंगे ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र ये तरह है घटनाएं हैं, घटनाएं। आई होप क्लियर हो गया होगा। जब दो घटनाओं का इंटरसेक्शन की प्रायिकता उन घटनाओं की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर आता है तो स्वतंत्र होती हैं। क्योंकि अभी हमने पिछला जो सवाल किया वहाँ कंडीशनल वाला लगा था, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करता था, और जब नहीं डिपेंड करेगा, बी ए पे निर्भर नहीं करेगा, तो यहाँ सीधे पी बी आएगा, पी बी बटे ए नहीं आएगा, इसलिए स्वतंत्र है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। दोनों ही प्रायिकता का गुणन नियम और स्वतंत्र घटना दोनों ही एक दूसरे का केस है, यानी प्रायिकता के गुणन नियम का ही एक केस स्वतंत्र घटना है। ठीक है, नोट करिए, अगले सवाल की ओर बढ़े। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और आज की क्लास में ये सवाल आखिरी रहेगा, फिर अगले पार्ट में आगे के क्वेश्चन को करेंगे। सवाल नंबर 5 दिया है, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया। ठीक है, एक ऐसा पासा जिसमें 1 2 3 लाल रंग से लिखा है, 4 5 6 हरे रंग से लिखा है, तो उसको उछाल दिया गया। तो मान लें कि ए घटना क्या दर्शा रही है, संख्या सम है दर्शा रही है, और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है दर्शा रही है, को निरूपित करती है। तो क्या ए और बी स्वतंत्र घटना है, आपसे पूछा है। स्वतंत्र घटना का ही सवाल हमने पिछला वाला किया है, अभी ये भी स्वतंत्र घटना का है। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। पासा उछला है, तो पासा उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, एक आ सकता है, 2 3 4 5 और 6 आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं पूछूं NaS यानी S में टोटल कितना आएगा, आप कहेंगे 6 आएगा। अब देखते हैं घटनाएं क्या दिया है। ए दिया है संख्या सम है,
संख्या क्या है, सम है। ध्यान से, अगर ए कह रहा है सम संख्या है तो ए में आएगा कौन, सम संख्याएं ही आएंगी। सम संख्या कौन कौन है, 2, 4 और 6, 2, 4 और 6। ठीक है, यहीं पे मैं पूछ लूं इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, यानी कि पी ए, तो अनुकूल बटे कुल, अनुकूल में कितना है, 1, 2, 3 है और कुल है 6, यानी कि ये आ जाएगा 1/2। अब दूसरी घटना बी दिया है, बी क्या दिया है, घटना बी संख्या लाल रंग से लिखी गई है, संख्या जो है लाल रंग से लिखी है। थोड़ा सा इस केस को भी ध्यान दीजिएगा, लाल रंग से लिखी है, दिया क्या है, 1, 2, 3 लाल रंग से लिखा है। यहाँ पे प्रश्न में दे दिया है 1, 2, 3 लाल रंग से लिखा है, 4, 5, 6 हरे रंग से लिखा है। तो इसमें केवल हमें क्या लिखना है, बी वाले में कह रहा है संख्या लाल रंग से लिखी है, यानी तब बी में आएगा कौन, जो संख्याएं लाल रंग से लिखी होंगी वही आएंगी। लाल से कौन कौन लिखा गया है, 1, 2 और 3, तो इसमें वही 1, 2 और 3 ही तो आएंगे, लाल रंग वाले यही थे, तो यही आएगा। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पीबी क्या हो जाएगी, यहाँ पे अनुकूल बटे कुल, 1, 2, 3 ये रहा और कुल है 6, यानी कि 1/2। अब स्वतंत्र है कि नहीं चेक करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, जो आपका गुणन नियम वाला है वो केस स्वतंत्र में नहीं चलता है। गुणन नियम में 2 चीजें जब लगातार होती हैं तो एक के बाद दूसरा उसका शर्त बनता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ स्वतंत्र है, ये चेक करना है। तो इसके लिए आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए और बी में कुछ उभयनिष्ठ है क्या, ऐसा कोई अंक है जो ए और बी में दोनों में आया है, तो यहाँ पे 2 दिख रहा होगा जो दोनों में है, तो उभयनिष्ठ तो 2 है, और जब 2 उभयनिष्ठ है तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल 1 है, कुल 6 है। अब ये आ गया, अब हमें चेक करना है स्वतंत्र है या नहीं, तो यहाँ देखेंगे, कहेंगे ए तथा बी स्वतंत्र होंगे यदि कौन सी शर्त ये माने, अभी तो इसके पहले हम लोगों ने किया पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाए पी ए इंटू पी बी के। अगर ये इस शर्त का पालन करेंगे तो हम कहेंगे कि स्वतंत्र है। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 1/6, पी ए की वैल्यू थी 1/2 और पी बी की वैल्यू भी आई है 1/2। यहाँ पे क्या दिखने को मिला, 1/6 इज नॉट इक्वल्स टू 1/4। यहाँ तो बराबर नहीं आया, जब बराबर नहीं आया तो ए तथा बी स्वतंत्र घटना यहाँ पे नहीं होगी। इसने पूछा है क्या ए और बी स्वतंत्र हैं, आप कहेंगे ए तथा बी स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। सवाल इसके कठिन नहीं है, भाषा ही कठिन है, भाषा पे आपको ध्यान देना है। सवाल बस 2 ही फॉर्मूले पे पूरी प्रश्नावली चलेगी, स्वतंत्र घटना और प्रायिकता के गुणन नियम पे, सारे के सारे सवाल इन्हीं पर हैं। तो अगर कोई डाउट आपको आज की क्लास में रह गया है तो कमेंट जरूर कर दिया करिए। आइए देखते हैं सवाल नंबर 6 एक्सरसाइज 13.2 का क्या दिया है। सवाल नंबर 6 दिया है, मान लें कि ई तथा एफ 2 घटनाएं इस प्रकार से है कि पी बराबर 3/5, पी एफ बराबर 3/10 और पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/5 है, तब क्या ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं होंगी। स्वतंत्र घटना पे हम पिछले पार्ट में भी कई क्वेश्चन करा चुके हैं, साथ में स्वतंत्र घटना और प्रायिकता के गुणन नियम का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्लास भी मैंने कराया था, ताकि आपको कोई भी चीज सवाल को रटने के लिए मजबूर ना करे। तो अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास अटेंड नहीं किया है तो आई बटन पे जो वीडियो दिख रहा है वहां से डायरेक्टली आप बेसिक कॉन्सेप्ट प्रायिकता के गुणन नियम का, सप्रतिबंध प्रायिकता का और साथ में स्वतंत्र घटनाओं के बारे में अच्छे से जान सकेंगे। आइए फिलहाल इस सवाल को आंसर करते हैं।
क्या दिया है आपको? पीई दे दिया है, बहुत ही छोटा सा सवाल है। पीई दे रखा है 3/5, पीएफ दे रखा है 3/10 और साथ में पी ई इंटरसेक्शन एफ भी दे दिया है 1/5। तो कह रहे क्या ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटना के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था, दो घटनाएं स्वतंत्र केवल तभी होंगी जब दोनों के इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता होगी दोनों की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगी। अर्थात यहाँ पे हम कहेंगे यदि ऐसा हो जाए कि पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे ए और बी ना लेके हम ई और एफ लेंगे क्योंकि ई और एफ दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ, यदि क्या हो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हो जाए पी ई और गुणे पी एफ के, तो हम कहेंगे कि स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो तब ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं होंगी। आइए चेक करते हैं इसको। पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1/5 दे रखा है, पी ई की वैल्यू 3/5 दिया है और पी एफ की वैल्यू 3/10 है। वैल्यू को पुट करिए और चेक करिए यहाँ पे क्या यहाँ पे स्वतंत्र घटना का मिल रहा है। तो यहाँ पे 3 से 3 कटेगा नहीं, 1/5 इधर आया है आपके पास, 1/5 और इधर 3 दिया 9 और 10 पंजे 50। ये कभी भी बराबर नहीं आए, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं है, अतः कहेंगे ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इसने पूछा क्या ई और एफ स्वतंत्र है, आपका जवाब होगा नहीं, ई और एफ स्वतंत्र नहीं है। अगर ये बराबर आ गया होता तो ई और एफ स्वतंत्र हो जाते। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 को पढ़ेंगे। यदि ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 तथा पी बी बराबर पी, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। यदि नंबर 1 दिया है प्रश्न, कंडीशन दिया है घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं और पी का ही मान बताइए यदि घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं। यानी पी ए पी बी और पी ए यूनियन बी का मान आपको दे दिया है, साथ में आपका मान पूछा है कि पी का मान आखिर था क्या। जबकि कंडीशन ये कह रहा है अगर घटनाएं अपवर्जी हैं तो पी का मान क्या होगा और घटनाएं स्वतंत्र हैं तो पी का मान क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल में आपको अगर अपवर्जी घटना और स्वतंत्र घटना में कंफ्यूजन होगा तो वो भी दूर होने वाला है। आइए देखते हैं यहाँ पे दिया क्या है आपके पास। दिया है पी ए का मान दे रखा है 1/2 और पी बी का मान दे रखा है, खुद पी दिया है और इसी का मान भी पूछा है। साथ में पी ए इंटरसेक्शन बी का मान नहीं दिया है, ए यूनियन बी का मान दिया है। ए यूनियन बी की वैल्यू है 3/5। तो आपसे कह रखा है कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो पी का क्या मान होगा। तो नंबर 1 सवाल को हल करना है और हम लेते हैं घटनाएं परस्पर अपवर्जी है। इस शर्त के अनुसार अगर हम सवाल को हल करें तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, याद करिए। चूंकि पी ए यूनियन बी होता क्या है, पी ए प्लस पी बी, ये समुच्चय वाले चैप्टर से बना है। सेट वाले में भी इस टाइप का फार्मूला था, यही प्रायिकता में ले लिया गया है। तो ए यूनियन बी ए प्लस बी होता है माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। चूंकि ये प्रायिकता का है इसीलिए इसमें क्या होता है पी बढ़ जाता है, तो ये होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हम सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो पी ए यूनियन बी का मान यहाँ दे दिया है 3/5, पी ए का मान दिया है 1/2, पी बी का मान लिया है पी
पी ए पी बी हो गया माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहाँ पे चूंकि घटनाएं क्या है अपवर्जी, क्लास 11th में अपवर्जी घटना के बारे में आपको बताया गया था। अगर आपको भूल भी गया है तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ। दो घटनाएं अपवर्जी तब कही जाती हैं जब दोनों के बीच कुछ भी कॉमन ना हो, बिल्कुल भी कॉमन ना हो। यानी कि यदि दो घटनाएं अपवर्जी हैं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये 0 हो जाता है। आई बात समझ में? जब दो घटनाएं अपवर्जी होती हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन 0 होता है। कब? जब ए तथा बी अपवर्जी हो, ए तथा बी अपवर्जी हो। जब दो घटनाएं ए और बी अपवर्जी होती है ना तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होता है। तो जब कॉमन कुछ नहीं होगा तो उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आ गया आपका 0 हो जाएगा। अब इस हिसाब से आप p का मान निकाल देंगे यहाँ हल करके। आधा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3/5 माइनस का 1/2 बराबर p। हल होगा तो 3 दूनी 6 और में से घट जाएगा 5। तो p का मान यहाँ से निकल के क्या आएगा, 3 दूनी 6 और 5 घट जाएगा तो 1/10 में आ जाएगा 10। आपका आंसर हो जाएगा। पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 1/10। यहाँ पे पहले पार्ट का आंसर तो हो गया 1/10। कब? जब घटनाएं अपवर्जी हैं तो p का मान 1/10 हो जाएगा, सही उत्तर। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। उससे पहले दूसरे पार्ट पे चले। आप पहले पार्ट को अच्छे से नोट कर लीजिए। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं। दूसरे पार्ट में दिया है घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं। और अभी तो स्वतंत्र घटना का ही एक्सरसाइज चल रहा है। और आप जानते हैं दो घटनाएं जब स्वतंत्र होती हैं तो क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाता है पी ए इंटू पी बी के। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं पूछूं तो क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से हो जाएगा पी ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 और पी बी की वैल्यू क्या है, पी है। अब हम चलते हैं वही फार्मूला जो पिछले वाले इस वाले पार्ट में लगाया वही लगाने। हम क्या जानते हैं, चूंकि पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें भी मान रख लेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी। यूनियन का मान क्या है, 3/5 है। पी ए का मान है 1/2, पी बी का मान है p और दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ निकाल दिए हम लोग, क्या है ये p/2 है। जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो इंटरसेक्शन 0 नहीं आता है, लेकिन अपवर्जी होता है तो दोनों का इंटरसेक्शन 0 आता है। ठीक है, यहाँ हल करेंगे तो ये इधर आएगा तो फिर से वही ये आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2। यहाँ पे हल हो जाएगा तो 2p में से p घट जाएगा यानी कि p/2। और आगे हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 6 में से 5 घट जाएगा, 1/में आएगा 10 और इधर p/2। 2 से काट देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। यहाँ से आपका जो p का वैल्यू है 1/5 आ जाएगा। 1/5 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो पार्ट 1 का आंसर 1/10, पार्ट 2 का आंसर 1/5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और सवाल नंबर 8 थोड़ा सा इसमें कई क्वेश्चन पूछा है लेकिन बहुत आसान है। आइए देखते हैं। मान लें कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ए 0.3 है और पी बी 0.4 है। ये दो वैल्यू आपको दिया है, केवल आपको पी ए और पी बी की वैल्यू दिया है और उसकी हेल्प से आपको ये सारे के सारे वैल्यूज निकालने हैं। आइए देखते हैं कैसे होगा। पी ए कितना है, यहाँ पे पी ए आपके पास दे रखा है 0.3 और पी बी दे रखा है 0.4, ये 0.3। अब आपको सभी के मान निकालने हैं। पहला वाला
पहला मान से शुरू करिए। पहला आपको पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, दोनों के अंदर कॉमन क्या है ये पूछा हुआ है, ठीक है। और फिर इसका यूनियन पूछा है। एक सबसे जरूरी बात ध्यान से यहाँ दिया है, मान ले कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। सबसे जरूरी पॉइंट तो ये है कि दिया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ए और बी स्वतंत्र है तो उससे पहले पार्ट को हल करें, इसका भी हम यूज कर लेते हैं। चूंकि दिया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। और जब ए और बी स्वतंत्र होता है तो अभी तो पिछला वाला मैंने बताया आपको, अभी आपको पीछे उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है स्वतंत्र घटना का मैंने बताया है। अब सवालों को हल करना शुरू करिए। पहला पूछा है ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी होता क्या है, वैसे तो जब ए और बी तो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ए इंटू पीबी के, पी ए इंटू पीबी के। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं, क्या करना है, मैं इंटरसेक्शन ही तो पूछा है तो यहाँ इंटरसेक्शन का मान क्या होगा, पी ए का मान दिया है 0.3 और पीबी का मान दिया है 0.4। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी निकल के आ जाएगा, 4 का गुणा होगा तो 12 होगा, 2 अंक पे दशमलव लगाना है तो 0.12 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर पार्ट 2 में कह रहा है ए यूनियन बी क्या होगा, आइए ए यूनियन बी निकालते हैं। इसी का पार्ट 2 दिया है ए यूनियन बी निकालने के लिए। तो ए यूनियन बी होता क्या है, अभी पिछले सवाल में भी हम लोगों ने यूज किया है। चूंकि ए यूनियन बी और ये प्रायिकता इसका पूछा है, पी ए यूनियन बी पूछा है, तो ये हम लोग क्या जानते हैं, पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे सभी का मान रखेंगे तो पी ए का मान हमारे पास 0.3 है, पीबी का मान 0.4 है और दोनों के इंटरसेक्शन का मान यहाँ निकाल दिया हम लोगों ने 0.12। हल करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, ये जुड़ जाएगा और ये घट जाएगा तो ये 0.4 और 3 7 हो जाएगा, माइनस 0.12 माइनस कर देंगे तो पी ए यूनियन बी की वैल्यू आ जाएगी निकल के। तो ये 10 में से 2 घट जाएगा 8 है और 6 में से 1 जाएगा 5, 0.58 पार्ट 2 का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें तीसरे पार्ट में बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरे पार्ट पे भी ध्यान देंगे। तीसरा पार्ट इसने पूछा है, हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ नीचे जगह नहीं है। तो ये पी ए बटे में बी क्या होगा, यानी कि अगर बी हो चुका है तो ए के होने की प्रायिकता। तो ये पिछले प्रश्नावली 13.1 का ही सवाल है और ये हमने पढ़ा है बहुत बार, सारा सवाल इसी पे किया है। तो ये क्या हो सकता है, पी ए बटे में बी होता है दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। सबका मान हमारे पास है, ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ पार्ट 1 में हम लोगों ने निकाला है, क्या है 0.12 और पीबी की वैल्यू यहाँ पे निकली है 0.4। आप यहाँ पूर्णांक बनाएंगे अगर तो 100 से ऊपर और 100 से नीचे गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा 40। तो भाग देंगे, इसका क्या मिल जाएगा, 3 बार में जाएगा, 4 3 12 और ये 0.3 आ जाएगा आपका, 0.3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भाग देंगे तो ये 0.3 आएगा। इसका अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 4। इसी का अपोजिट पूछा है, पी बी बटे ए बताइए। तो जैसे ए बटे बी आया वैसे बी बटे ए आ जाएगा। तो इस पार्ट में क्या होगा, अब ए घटित हो चुका है तो बी के होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होगी, पी बी बटे में ए होगा, ये पी ए इंटरसेक्शन बी बटे नीचे वाला यानी कि पी ए। मान रखेंगे इंटरसेक्शन का मान यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 1 में निकाला था 0.12
और पीए की वैल्यू दे ही दिया था 0.3। पूर्णांक बनाएंगे 100 से हो जाएगा गुणा ऊपर और नीचे, तो ये आ जाएगा भाग देंगे, ये हो जाएगा आपका भाग देने के बाद पूरा ये 12 बट्टे में आएगा 30 और भाग देंगे तो आ जाएगा 0.4 इस प्रश्न का सही आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे छोटा छोटा ही इसमें था और ये सारी चीजें पिछले सभी क्वेश्चन में हम लोगों ने किया हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर 9 को करेंगे, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 देखिए ना, दिया है दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहां ए के घटित होने की प्रायिकता 1/4 है, बी के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है और दोनों का इंटरसेक्शन 1/8 है, तब आपसे पी ए नहीं और बी नहीं पूछा है। पहला क्लास प्रायिकता का मैंने इसमें बताया था, ए नहीं बी नहीं अपवर्जी इन सारी चीजों के बारे में इसीलिए बताया था, हालांकि इन चीजों को आपने क्लास 11th में भी सीखा है। आइए देखते हैं सवाल यहाँ से और इंटरेस्टिंग हो गया है और आगे जो भी सवाल आएंगे ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए देखते हैं क्या दिया है और क्या पूछा है। यहाँ पे आपको पीए दे रखा है 1/4 और पीबी दे रखा है 1/2, ताकि पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 1/8। तो आपसे पूछा क्या है, आराम से पूछा कि पी ए नहीं और बी नहीं बताइए। तो ए नहीं माने क्या होता है, पी ए नहीं माने ए पे डैश और मतलब होता है इंटरसेक्शन, बी नहीं मतलब होता है बी पे डैश। आपसे कुल मिला के पूछा गया है कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालिए। अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है और क्लास 11th में अगर समुच्चय चैप्टर आपने ढंग से पढ़ा है तो ये चीज आप जानते होंगे क्या दिया है। मैं थोड़ा सा आपको क्लास 11th का समुच्चय चैप्टर की याद दिलाती हूँ। वहां पे आपने याद करिए डी मॉर्गन प्रमेय पढ़ा होगा। डी मॉर्गन प्रमेय में क्या होता था मैं आपको याद दिला दूं। यहाँ दो फार्मूले थे, एक ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का और एक था ए डैश यूनियन बी डैश का। ये डी मॉर्गन प्रमेय थे। ध्यान दीजिए, इधर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो ये हो जाता है ए यूनियन बी का होल डैश और ये इधर यूनियन होता है ना तो ये ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश हो जाता है। याद करिए डी मॉर्गन प्रमेय में समुच्चय चैप्टर में आपको बताया गया था, इधर डैश डैश दोनों तरफ है, याद करना बहुत आसान है इसको। डैश सब में लगा है, इधर इंटरसेक्शन तो इधर यूनियन और खड़े पे डैश, इधर यूनियन तो इधर इंटरसेक्शन पूरे पे डैश। तो आप इसका प्रयोग करेंगे सवाल आपका आ जाएगा। आइए देखते हैं, पीए है पीबी है इंटरसेक्शन दिया है, लेकिन ये जो पूछा है ना, लेकिन जो पूछा है इसमें तो यूनियन आता है, तो हमें यूनियन का, क्योंकि ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछा है, ये पहला वाला, तो इसमें तो यूनियन आता है, यानी कि हमें यूनियन भी निकालना पड़ेगा। अगर ये वाला पूछता ए डैश या बी डैश यहाँ दिया होता तो हमें इंटरसेक्शन से ही काम चल जाना था, लेकिन चूंकि यहाँ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछा है तो हमें यूनियन भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग जानते हैं कि पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से पहले तो यूनियन का मान निकालिए, तो ये क्या आएगा, पी ए का मान है 1/4, पी बी का मान है 1/2, दोनों के इंटरसेक्शन का मान है 1/8। तो यहाँ से पी ए यूनियन बी हल करके क्या आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 8, ये 4 का 2 बार में 2 हो गया, 2 का 4 बार में 4 हो गया, 8 का 1 बार में तो 1 हो गया। हल करेंगे तो 4 2 6 में से 1 कम हो जाएगा, 5/8 आपका यूनियन आ गया। अब यूनियन आ गया, अब हम डी मॉर्गन प्रमेय से मान निकालेंगे। चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान होता है ए यूनियन बी का होल डैश। कहाँ से आप दिखा देंगे, डी मॉर्गन प्रमेय। डी मॉर्गन प्रमेय आपने पढ़ा है क्लास 11th के सेट चैप्टर में। तो यहाँ पे आपका ए यूनियन बी का होल डैश है ना, ए यूनियन बी थोड़ी है, तो आप याद करिए किसी भी चीज का
डैश यानी कि परिवर्त कैसे आता है, 1 में से माइनस कर देते हैं, 1 में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी को, तो इसी का डैश आ जाता है, इसी का डैश आ जाएगा, यानी 1 में से माइनस यही होगा तो इसका डैश आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मान रख देंगे 1 माइनस इसकी वैल्यू आ गई है 5/8, हल करेंगे तो 8 में से 5 घटेगा, 3/8 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान हो जाएगा 3/8। ये चीज भी आपका क्लास 11 के समुच्चय चैप्टर से है कि किसी भी चीज का डैश, मान लीजिए ए डैश निकालना है ना, तो प्रायिकता में क्या होता है, यहाँ पे चूंकि यहाँ एक चीज छूट गया, यहाँ p बढ़ा दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी आ, तो यहाँ p चूंकि प्रायिकता में इस फार्मूले को हम यूज कर रहे हैं तो p बढ़ जाएगा। ठीक है, p रहेगा हर जगह। ये तो मैंने आपको समुच्चय से याद दिलाया कि समुच्चय में से ही लिया गया है। तो समुच्चय में क्या था, यूनिवर्सल में से घटा देते थे, इसको s यानी यूनिवर्सल में से हम a घटाते थे तो आता था। यही चीज प्रायिकता में यूनिवर्सल 1 होता है, तो अगर प्रायिकता में हम कहेंगे p a डैश क्या होगा, तो हम 1 में से p a घटाते हैं। ठीक है, 1 यहाँ पे समुच्चय में जो 1 सार्वत्रिक समुच्चय का काम करता था वही प्रायिकता में 1 होता है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। सवाल नंबर 9 पूरा हो गया। आइए बढ़ते हैं 10वें सवाल पर। आइए बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 10 पर, और बहुत अच्छा सवाल है। पिछले सवाल के कंपैरिजन में ये सवाल भी एकदम सेम है, जैसे 9वां था वैसे ही 10वां है, थोड़ा सा डी मॉर्गन प्रमेय पर भी आधारित है। देखिए क्या दिया है सवाल, मान लें कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। कह रहे थोड़े टाइम के लिए मान लीजिए कि ए और बी स्वतंत्र घटना है, तब और पी ए इतना दे दिया है, पी बी इतना दे दिया है, तो आपसे कह रहा है पी ए नहीं, यहाँ और नहीं दिया है, तो आपसे कह रहा है कि पी ए नहीं या बी नहीं, भी 1/4 है, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब यहाँ देखो, एक तो दिया है कि स्वतंत्र है, और एक फिर लास्ट में पूछ भी लिया क्या सही में है, हमने तो माना है, लास्ट में पूछ लिया क्या सही में स्वतंत्र है कि नहीं, जांच भी करिए। आइए देखते हैं सवाल को, एक बार सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। दिया है, मान लें कि ए और बी स्वतंत्र घटना है, पी ए दिया है, पी बी दिया है, और ए नहीं या बी नहीं 1/4 है। क्या कह रहा है, क्या ए और बी एक्चुअल में स्वतंत्र हैं? तो थोड़ा देर के लिए मानिए कि स्वतंत्र है और बाद में चेक भी करिए। तो ये सवाल थोड़ा सा अटपटा सा है, स्वतंत्र माना भी है और फिर चेक करने के लिए भी दे दिया है। आइए करते हैं। देखिए पी ए आपको दे दिया है 1/2, पी बी दे दिया है 7/12, और P ध्यान से इसको लिखेंगे, A नहीं मतलब होता है A पर डैश, या माने होता है यूनियन, B नहीं मतलब होता है B पर डैश, और ये आपको दिया है 1/4। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डी मॉर्गन प्रमेय लिखा था, तो यूनियन का भी लिखा था, इंटरसेक्शन का भी लिखा था, तो उसी पर आधारित है। आइए देखते हैं, इसका प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा मैं फिर से बता दूं आपको डी मॉर्गन प्रमेय। डी मॉर्गन प्रमेय में क्या बताया था, ए डैश यूनियन बी डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। जब यहाँ यूनियन होता है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाता है, यहाँ इंटरसेक्शन होता है तो यहाँ पे यूनियन हो जाता है, यही है। तो आइए लगाते हैं डी मॉर्गन प्रमेय से। चूंकि 11th के समुच्चय चैप्टर में आपने पढ़ा था डी मॉर्गन प्रमेय, तो यहाँ प्रायिकता में बस P लग जाएगा, आगे वही चीजें यूज हो जाएंगी। तो चूंकि P A डैश यूनियन B डैश होता क्या है, ये बराबर होता है किसके, P A इंटरसेक्शन B के होल डैश, इधर यूनियन तो इधर इंटरसेक्शन। अब हमें क्या है, होल डैश कैसे आता है, होल डैश का जब मान निकलना है तो 1 में से माइनस हो जाएगा बिना डैश के, तो उसका डैश आता है। डैश कब आता है, जब वही वैल्यू 1 में से माइनस हो जाता है तो उसी का डैश हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मान आपको दिया है 1/4, तो यहाँ से P A इंटरसेक्शन B आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो P A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 - 1/4, हल करेंगे तो तिरछी गुणा 3/4 आ गया P A इंटरसेक्शन B का मान। यहाँ से P
ए इंटरसेक्शन बी आ गया 3/4। अभी आपको ए इंटरसेक्शन बी का ही मान लाने के लिए माना था कि स्वतंत्र है। अब आपने ला दिया ना इसको, अब आप खुद चेक करिए कि क्या सही में स्वतंत्र है। तो आइए अब कहेंगे ए तथा बी स्वतंत्र होंगे यदि क्या हो जाए, स्वतंत्र घटना का कंडीशन होता है ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाए पी ए गुणे पी बी के। तो इसमें चेक कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का मान 3/4 है, पी ए का मान 1/2 दिया था, पी बी का मान 7/12 दिया था। आप गुणा करेंगे, चेक करेंगे क्या ए साइड इस साइड के बराबर है। यहाँ क्या देखने को मिला, इधर 3/4 आया, इधर 7/24 आया, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है। जब इधर वाले के बराबर नहीं आया यानी शर्त का पालन नहीं हुआ, अतः कहेंगे ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास सवाल नंबर 11 पे प्रश्नावली 13.2 दिया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं, जहां पी ए का वैल्यू दिया है, पी बी का वैल्यू 0.6 दिया है। तो कह रहा है नंबर 1 पी ए और बी का मान बताइए, सेकंड है पी ए और बी नहीं, थर्ड है पी ए या बी, फोर्थ है पी ए और बी में से कोई भी नहीं का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक क्वेश्चन में के अंदर आपको 4 क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन बहुत आसानी से आएगा, बस ध्यान से आपको देखना है। आइए शुरुआत करते हैं। क्या हो जाएगा, कह रहा है सबसे पहले दिया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटना क्या होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास हम ले चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपने वो क्लास लिया ही होगा, तभी आज की क्लास देख रहे हैं। अगर आपका क्लास मिस हो गया है, आई बटन पे जो वीडियो दिख रहा है तुरंत उस पर हिट करिए और उसी लेक्चर पे आप पहुंच जाएंगे। आइए देखते हैं, दिया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, और जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो होता क्या है। दिया है ए तथा बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अतः आपको ये पता होना चाहिए, जब ए और बी स्वतंत्र घटना होगी तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ना, ये बराबर होता है पी ए इंटू पी बी के। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए हम पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले वाले में पूछा है ए और बी का मान बताइए। पहले वाले में आपको पूछ लिया है पी ए और बी, और का मतलब समुच्चय के अंदर या फिर बात करें प्रायिकता के अंदर, और का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो पी ए और मतलब इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आइए निकालते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी लिख रखा है। स्वतंत्र घटनाएं चुकी हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ए और गुणे में पी बी, वैल्यू पुट कर देंगे। पी ए की वैल्यू वहां पे दिया है आपको 0.3 और पी बी की वैल्यू दिया है 0.6। आंसर आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0.18, इसका आंसर हो जाएगा। पहले पार्ट में पूछ लिया था ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0.18 इसका आंसर होगा। आइए सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पी ए और बी क्या होगा, पी ए और बी नहीं, सॉरी यहाँ पे बी नहीं दे रखा है, ए और बी तो यहाँ हमने निकाला है, ए और बी नहीं। इसका क्या मतलब होगा समझिएगा, सिंबल में हम लिखेंगे तो पी ए और मतलब इंटरसेक्शन बी नहीं जब लग जाता है तो उस पे डैश होता है। इसका मान आपसे पूछा है। तो चलिए हम लोग जो जानते हैं, चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो उसका यूज करते हुए हमें क्या मिलेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। जब बी भी स्वतंत्र है, ए भी स्वतंत्र है, तो बी का परिवर्त यानी बी नहीं भी स्वतंत्र ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए गुणे यहाँ पे पी बी डैश होगा। स्वतंत्र घटनाएं जब ए और बी हैं तो बी डैश और ए डैश भी
स्वतंत्र होंगे आपस में। तो ये प्रमेय हमने किया हुआ है। पीए की वैल्यू क्या है, 0.3 है। पीए की वैल्यू क्या थी, 0.3 दे रखा है। पी लेकिन पी बी डैश का वैल्यू नहीं दिया है। तो पी बी डैश होता क्या है, ये बी का ही तो डैश है। तो 1 में से अगर हम पी बी घटा दें तो बी डैश आ जाता है। पी बी डैश कैसे आएगा, 1 में से पी बी घटा दें तो यहाँ पे वही मान रख देंगे निकाल के। तो 1 माइनस पी बी का मान क्या है, 0.6 है। हल करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 0.3 मल्टीप्लाइड, यहाँ पे घटेगा तो 0.4 आएगा और यहाँ गुणा हो जाएगा तो 4 में 3 का गुणा 12 और 2 अंक पे 10 बोलो तो 0.12 पार्ट 2 का आंसर हो जाएगा। यहाँ 2 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तीसरे और चौथे पार्ट को अब आगे करते हैं। आइए अब तीसरे पार्ट को करते हैं। तीसरा पार्ट क्या दे दिया है, तीसरा पार्ट इसका दिया है पी ए या बी। बताइए ए या बी क्या होता है। या मतलब होता है समुच्चय के अंदर और प्रायिकता में। या का मतलब होता है यूनियन और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो यहाँ या दिया है यानी कि आपसे पी ए यूनियन बी पूछ रखा है और इस पे भी हम लोग कई सवाल पिछले पार्ट में लगा चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। पी ए यूनियन बी होता क्या है कि हम लोग क्या जानते हैं कि ये पी ए होता है प्लस पी बी होता है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, यहाँ पे पी ए की वैल्यू कितनी दी है, 0.3 दिया है। पी बी का वैल्यू कितना दिया है, पी बी का वैल्यू 0.6 दिया है और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान थोड़ी देर पहले हमने पार्ट 1 में इस वाले क्वेश्चन को जब किया है तो निकाला है। तो मैंने तो मिटा दिया, आपने लिखा होगा तो वो रख देंगे। क्या हो जाएगा, 0.18। अब क्या करेंगे, अब हम सीधे यहाँ हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये जुड़ जाएगा और ये घट जाएगा तो ये 6 3 9 हो गया। 0.9 में से 0.18 घटेगा तो क्या आएगा, 10 में से 8 ही जाएगा 2 और 8 में से 1 घटेगा 7 तो 0.72 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी तरह अब पार्ट 4 को करते हैं। चौथा पार्ट क्या पूछ रखा है, चौथे पार्ट में आपसे पूछा है पी ए और बी में से कोई भी नहीं दिया है। पी ए और बी में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पी ए और बी दोनों नहीं है, यानी ए नहीं, बीच में और है ना तो इंटरसेक्शन बी नहीं, ये आपसे पूछ रखा है। तो पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको डी मॉर्गन प्रमेय के बारे में बताया था जो कि क्लास 11th में सेट यानी कि समुच्चय चैप्टर में भी था। तो यही वो डी मॉर्गन प्रमेय का यूज करके इसको निकाल देंगे। डी मॉर्गन प्रमेय कहता है कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन बन जाएगा, यूनियन बी का होल डैश के बराबर होता है। अगर ये इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन हो जाएगा, दोनों पे डैश है तो ये पूरे पे डैश होता है। ये डी मॉर्गन प्रमेय था। तो यहाँ पे हमें इसका मान अब और क्या बदलेगा, पी हमें इसका होल डैश चाहिए ना तो इसको हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर दें अगर पी ए यूनियन बी को तो ये डैश इसी का आ जाता है। फिर हम यहाँ पे क्या करें, मान रख देते हैं 1 माइनस इसका वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है 0.72 तो यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे, 10 में से 2 घटेगा 8 और 9 में से 7 घटेगा 2, 0.28 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 0.28 इसका आंसर हो जाएगा। तो पूरा सवाल नंबर 11 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और साथ में वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, ताकि टाइम से पहले सिलेबस पूरा हो जाए और वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सके। आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। करें एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम
विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। कह रहे एक पासे को ही 3 बार उछाला गया तो कम से कम एक बार विषम संख्या आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। आइए देखते हैं। जब विषम पूछे तो सम लेके चलेंगे और सम पूछे तो विषम लेके चलते हैं। इसमें ऐसा हम करेंगे, ठीक है। तो पासा तो 3 बार उछला, लेकिन हमें यहाँ टोटल से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे दिया है एक पासे को अगर एक बार उछाले, एक बार उछालने पर, एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। अगर पासा एक बार उछला है तो सम संख्या आएगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी। अगर हम इसे ए माने पहली उछाल को, तो पी ए अगर हम माने तो क्या आएगा। आप जानते हैं पासे पर आता क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 में से आता है। इसमें सम कितना है, 1 2 3, 3 सम है। तो हमारा प्रायिकता क्या होगा, अनुकूल बटे कुल। अनुकूल कितना मिला, सम संख्या 3 मिला, कुल था 6, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बटे 2। ये कहानी तो एक बार उछलने पर हुई ना। एक बार उछलने पर 1 बटे 2 प्रायिकता है कि सम संख्या है, और 1 बटे 2 ही प्रायिकता है विषम संख्या आने की भी। इसी प्रकार हम देख सकते हैं, इसी प्रकार दूसरी उछाल पर सम संख्या आना, इसकी प्रायिकता यानी अगर हम पी भी मान लें तो ये भी होगी 1/2। और इसी तरह से अगर हम तीसरी उछाल देखें, तीसरी उछाल पर सम संख्या आने की प्रायिकता अगर हम पीसी मान लें तो ये भी हो जाएगा 1/2। अब इसको मिटा देते हैं, यानी तीनों ही बार क्या हो जाएगा, 1/2 आ गया। तो अगर हम देखें तीनों उछालों पर, अतः तीनों उछालों पर सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चूंकि हमें नजर आ रहा है कि पहली बार उछला तो सम विषम का कंडीशन अलग था, दूसरी बार उछला तो अपने में था, तीसरा अपने में था, यानी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ए बी सी जो घटनाएं हैं ये स्वतंत्र हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगा क्या। तीनों उछालों का निकाल रहे हैं तो इंटरसेक्शन होता है हमेशा जब तीनों का, यानी पहली दूसरी और तीसरी, तो और यहाँ है तो इंटरसेक्शन होगा। और स्वतंत्र है इसलिए पी ए गुणे पी बी गुणे पी सी, क्योंकि स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सीधे गुणा हो जाएगा इनकी प्रायिकताओं का। तो ये हो जाएगा 1/2 1/2 यानी कि 1/, आ गया 8। ये तो प्रायिकता है सम आने की। अतः हमें कम से कम एक बार विषम आए, अतः कम से कम एक बार विषम संख्या आए, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता क्या हो जाएगी। यहाँ सम वाले को अगर 1 में से घटा देंगे तो विषम वाला आएगा, क्योंकि 1 ही टोटल होता है। तो 1 माइनस ये वाला जो सम वाला आया है, यानी यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस सम आने की। यहाँ 1 माइनस तीनों उछालों पर सम आने की प्रायिकता, सम आने की प्रायिकता। हमेशा सम वाले को 1 में से घटाते हैं तो विषम वाला आता है, विषम वाले को घटाते हैं 1 में से तो सम वाला आता है। तो 1 में से हम माइनस कर देंगे, सम वाला कितना आया है, 1/8 आया है। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7/8। तो ये 7/8 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो 7/8 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। पढ़ते हैं सवाल को दिया, 2 गेंद एक बॉक्स में बिना प्रतिस्थापित किए, 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं।
बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदे हैं। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1, दोनों गेंदे लाल हो। नंबर 2, प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो। नंबर 3, एक काली और दूसरी लाल हो। ये सवाल ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज करेगा। क्यों? इसका रीज़न ये है, पहले में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, लेकिन दूसरे और तीसरे पार्ट में कंफ्यूजन तो पक्का ही होगा। ऐसा क्यों? इसमें कह रहा है प्रथम काली दूसरी लाल और इसमें कह रहा है एक काली दूसरी लाल। तो कई लोग तो इसमें समझेंगे दोनों तो एक ही बात है, प्रथम काली दूसरी लाल कहे चाहे एक काली दूसरी लाल, एक ही तो है। नहीं, यहाँ दोनों का अलग सेंस है, दोनों का अलग अलग आंसर आएगा। कैसे आएगा? आगे आइए देखते हैं सवाल में। कह रहा 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। आइए देखते हैं बॉक्स में कुल कितनी गेंदें हैं। तो यहाँ देखते हैं कुल गेंद आइए देखें कितना है। कुल गेंद दिया कितना है? 10 आपके पास काली है, 10 काली गेंद है और प्लस 8 लाल गेंद है। तो कुल मिला के आपके पास हो गई 18 गेंदें। ये क्लियर है? 18 गेंदें हो गई। अब इसमें से 18 में से कितनी निकाली जाएंगी? 2 गेंदें निकाली जाएंगी। आइए अब इसको ध्यान से करते हैं। देखिए दिया है कुल गेंद कितनी है? 10 काली गेंद थी और 8 लाल थी, कुल मिला के हमारे पास 18 गेंदें हो गई। यानी S कितना है? यहाँ पे आपके पास 18 गेंद है, यही S है। ठीक है, S क्या होता है? प्रतिदर्श समष्टि। अब नंबर 1 सवाल में क्या पूछा है? नंबर 1 में पूछा है दोनों गेंदें लाल हो, दोनों गेंदें लाल हो, दोनों गेंदें लाल हो। अब ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे प्रायिकता का गुणन नियम हमने पढ़ा था, उसी का यूज करेंगे। दोनों गेंदें लाल हो यानी कि पहली गेंद भी लाल निकली और दूसरी भी लाल निकली, तो क्या होगा? यहाँ पे अब दोनों गेंद लाल निकालने के लिए पहली गेंद आप मान लीजिए, माना पहली गेंद लाल को कौन दर्शा रहा है? A दर्शा रहा है। माना पहली गेंद लाल निकल रही है, इसे A दर्शा रहा है, तथा दूसरी गेंद लाल निकलेगी, इसे कौन दर्शाएगा? B दर्शाएगा। तो आइए दोनों की प्रायिकता निकालते हैं। तो पहली गेंद निकलेगी यानी A होने की प्रायिकता क्या होगी? पहली गेंद एक PA मतलब क्या है? A, PA मतलब A दर्शा रहा है कि माना पहली गेंद लाल है, यानी पहली गेंद लाल निकल रही है, उसकी क्या प्रायिकता होगी? तो लाल गेंदें 8 थी, इसी 8 में से तो निकलेगी, और कुल गेंदें कितनी थी? 18। तो 8/18 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। काटना चाहे तो काट देंगे, 2 चौके 8 और 2 9 18, 4/9। अब दूसरी गेंद लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? यानी कि PB। तो यहाँ PB केवल नहीं होगा, क्योंकि अब पहली गेंद निकल चुकी है तो अब दूसरी निकल रही है ना। तो अब यहाँ पे एक शर्त पूरा हो चुका है, यानी A वाला शर्त कंप्लीट हो गया है। तो B निकालने के लिए B/A लिखना पड़ेगा हमें, है कि नहीं? फिर यहाँ पर ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, यहाँ ये इससे जुड़ी है, क्योंकि पहली लाल निकल चुकी उसके बाद दूसरी की लाल निकल रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका। अब कितनी बची? लाल एक निकल चुकी थी, 8 लाल थी, तो अब 7 लाल बच जाएगी। और टोटल गेंद 18 थी, एक निकल चुकी ना पहली लाल, तो अब 17 बचेगी। तो ये कंडीशन लग जाता है, इसीलिए PB/A इसको कहते हैं। तो हमें दोनों का पूछा है। अच्छा है, दोनों गेंद लाल, दोनों गेंदें लाल होने की प्रायिकता, इसी को हम इंटरसेक्शन कहते हैं, यानी कि PA इंटरसेक्शन B, या इसी को कहते हैं PAB, यानी दोनों लाल, एक भी लाल था, B भी लाल था। यहाँ हमने माना था ना A और B दोनों लाल को दर्शा रहा है। ये क्या होता है? ये होता है PA गुणे में P, ये B/A। सबका मान हम लोगों ने निकाला है, रख दीजिए। PA का मान आया है 4/9, PB का मान आया है 7/17। हल करेंगे तो 7 चौके 28
बटे में 17 सत्ते, ये 17 नावा है 153। 28 बटे 153 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 28 बटे 153 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को डायरेक्ट भी हम लोग यही लाइन डायरेक्ट हल कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये चीजें मानी है, पीए पीबी फिर इसकी प्रायिकताओं को निकाला है, फिर यहाँ रखा है। हालांकि अगर फार्मूला आपको याद है तो डायरेक्ट इसको यहाँ पे फार्मूला लगाइए, मान निकाल के रख दीजिए, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमने इस तरीके डिटेल में माना, तो हम डायरेक्ट नहीं किए क्योंकि आपको स्टेप वाइज नंबर लेना है, ना कि आप कंपटीशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये लिख के आपको पूरा डिटेल में बता दें कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसके दूसरे पार्ट पे अब चलते हैं। आइए इसके दूसरे पार्ट पे चलें। दूसरा पार्ट में क्या दिया है, इसके दूसरे पार्ट में कह रहा है प्रथम काली दूसरी लाल। प्रथम काली दूसरी लाल गेंद हो, दूसरी लाल गेंद हो। दोनों लाल वाला निकाल दिया। अब कह रहे हैं पहली गेंद काली रहे दूसरी लाल हो। तो चलिए यहाँ भी मान लेते हैं, तो वहाँ ए भी माना था, यहाँ ई और एफ मान लेते हैं। तो यहाँ मान लेंगे पहली गेंद काली है ना, तो मानेंगे ई दर्शा रहा है पहली गेंद काली, पहली गेंद काली, तथा एफ को मान लीजिए एफ दर्शा रहा है कि दूसरी गेंद लाल है। पिछली बार ए और बी माना था, अब की एफ और ई मान लिया। पहली गेंद को काली दिया है तो हम ई मान लिए, दूसरी गेंद निकलेगी वो लाल होगी, ऐसा एफ मान लिए। अब पी एफ फिर निकालेंगे तो पी ई क्या आएगा, पहली गेंद काली निकले इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो पहले जो निकल रहा है उसके पहले तो कुछ निकला नहीं है, तो शर्त नहीं लगेगा। तो ये काली कुल कितनी गेंद थी, 10 काली थी, इस 10 में से कोई हो सकती है, और कुल गेंद थे 18, तो 10 बटे 18 काटेंगे तो 5 बटे 9 आ जाएगा। अब आगे दूसरा पूछ रहा, दूसरा लाल गेंद हो, तो अब हमें पी एफ चाहिए एफ, लेकिन दूसरी गेंद निकलने से पहले पहली गेंद निकल चुकी है, तो ये शर्त भी लागू हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। यानी ये दर्शाएगा कि एफ निकल रहा है लेकिन ई निकल चुका है। तो ये कैसे आएगा, यानी ई के निकलने के बाद एफ अब निकल रहा है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो दूसरी गेंद क्या है, लाल है, तो लाल तो 8 थी और पहले काली निकली है, लाल निकली नहीं है, तो 8 लाल अभी है, तो 8 में से कोई हो सकता है, लेकिन कुल 18 था, 18 में से एक गेंद निकल चुका है, तो अब 17 गेंद ही हमारे पास बचा है। तो अब दोनों गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, अतः प्रथम काली तथा दूसरी लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो क्या फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, पी ई एफ क्या हो जाएगा, पी ई गुणे में पी एफ बटे में ई। तो ई कितना है, 5 बटे 9 है, ये कितना है 8 बटे में 17 है, गुणा करेंगे 8 पंजे 40 और 17 9 153। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो दूसरे पार्ट का भी आंसर आ गया, पहली काली और दूसरी लाल गेंद हो, तो क्या होगा। एक और पार्ट बचा है, एक काली दूसरी लाल, इसको भी कर लेंगे, उसके बाद ये सवाल कंप्लीट होगा। तो जल्दी नोट कर लीजिए। आइए अब तीसरे पार्ट को करते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है एक काली दूसरी लाल। एक काली दूसरी लाल, तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पहली काली दूसरी लाल मतलब पहला काला ही होना चाहिए, दूसरा लाल ही होना चाहिए, लेकिन एक काली दूसरी लाल का मतलब है चाहे पहले काली हो चाहे बाद में काली हो, चाहे पहले लाल हो चाहे बाद में लाल हो, इसमें क्रम का कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बस इतना ही अंतर है। तो इसको थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे, फार्मूला हमने 2 पार्ट में करा ही लिया है, तो वही फार्मूला यूज होगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, लाल होने की प्रायिकता, होने की
प्रायिकता, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो क्या आएगा। हम ये मानते हैं अगर एक काली दूसरी लाल, तो हो सकता है पहले वाली अगर काली हो, पहले वाली काली नहीं हो, तो पहली काली 10 काली में से कोई हो सकता है, और बटे कुल कितना है 18 था। तो दूसरी की कितनी होगी, दूसरी जो पहली काली है तो दूसरी पक्का लाल होगी, तो दूसरी लाल जब निकलेगी तो 8 लाल में से कोई होगी, और बटे टोटल 18 नहीं बचेगा, क्योंकि एक निकल चुका है तो 17 बचेगा। ये चूंकि यहाँ क्रम से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो पहले काली रहे चाहे बाद में काली रहे, तो पहले काली दूसरी लाल पे कर दिए, अब पहले लाल दूसरी काली पे करते हैं। तो मान लीजिए पहली गेंद अगर लाल रहेगी तो 8 में से कोई एक निकलेगी, और टोटल था 18, गुणे में दूसरी अगर एक लाल निकले के बाद दूसरी काली निकलेगी, तो इस 10 में से हो जाएगी, और बटे कुल अब बचेगा 17। हल करेंगे तो मुझे दिख रहा है कि दोनों चीजें सेम सेम है, तो ये 2 बार हो जाएगा। यही चीज 2 बार है, तो 2 बार हो जाएगा 10 बटे 18 पूरे 8 बटे 17। हल करेंगे यहाँ पे तो ये 2 से कटेगा 9 बार में, तो यह आ जाएगा आपका 80 बटे 17 9 153। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से सवाल नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। आइए देखते हैं 15वां सवाल दिया है, ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो कह रहे निम्नलिखित में से किन दशाओं में ई और एफ घटनाएं स्वतंत्र होंगी। यहाँ ई और एफ में 3 कंडीशन दे रखा है, और बताना इनमें से किन किन में ई और एफ स्वतंत्र घटना होगा। स्वतंत्र घटना का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कराया हुआ है पीछे। 2 घटनाएं ई और एफ कब स्वतंत्र होती हैं, जब उन दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता का गुणनफल उन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता के बराबर होता है, तो वहाँ स्वतंत्र घटना होता है। ये हमने पीछे के लेक्चर में किया हुआ है। आइए देखते हैं किन दशाओं में क्या होगा। 15वां सवाल है, और 15वें का फर्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं। कह रहे ताश के 52 पत्तों की गड्डी है, तो कुल पत्तों की संख्या को अगर हम एस को यहाँ पे हम टोटल मान के चलेंगे, जिसे हम कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि, तो ये कुल पत्तों को दर्शाता है। और कुल पत्ते हमारे पास कितने होते हैं, 52 होते हैं ताश में, वो दे भी रखा है। ठीक है, अब हम पहले वाले पार्ट को चूंकि कर रहे हैं, तो पहले वाले कंडीशन के हिसाब से ई और एफ का मान ले लेंगे। कह रहे हैं पहले वाले में ई निकाला गया पत्ता हुक्म है, तो ई यहाँ आप बताइएगा एन ई में कितने होंगे, यानी कि एन ई मतलब ई वाला जो सेट होगा उसमें कितने आएंगे। तो कह रहे निकाला गया पत्ता हुक्म है। ताश के पत्तों के बारे में इस लेक्चर के पहले जो भी हमने क्वेश्चन ताश का आया था, उसमें ताश का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। एक अलग लेक्चर भी इस पे हम बता देंगे, जिसमें ताश के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। तो ताश में कुल पत्ते 52 होते हैं, जिसमें 2 रंग होते हैं, लाल और काले, दोनों ही 26-26 होते हैं। साथ में उसमें 13-13 का ग्रुप होता है, 13 हुकुम, 13 पान, 13 चीड़ और 13 इसके होते हैं ईंट के पत्ते। ठीक है, और सबका एक एक इक्का, सबका एक एक बादशाह, सबका एक एक गुलाम, सबका एक एक बेगम, इस तरीके से होता है। तो अब हम फिलहाल इस पे चलते हैं। कह रहे निकाला गया पत्ता हुक्म है, तो कुल हुक्म जानते हैं आप कितना होता है, 13 हुक्म, 13 हुक्म होता है, 13 हुक्म होता है, 13 पान, 13 ईंट, 13 चीड़, तो 13 हुक्म में होता है। अब दूसरा एफ में कह रहे निकाला गया पत्ता इक्का है, तो एफ में कुल कितना आएगा, एन एफ। अगर हम इसे कहें एन एफ, तो निकाला गया पत्ता कह रहा है, निकाला गया पत्ता इक्का है, तो सबका एक एक 13-13 का ग्रुप होता है 4, तो चारों का एक इक्का, एक बेगम, एक बादशाह। तो कह रहे निकाला गया पत्ता इक्का है, तो चारों में से कोई भी पत्ता इक्का हो सकता है। तो इक्कों की संख्या होती कितनी है, 4 होती है। तो ये डाटा हमने पहले वाले पार्ट से नोट किया कि ई में क्या आएगा, एफ में क्या आएगा। कह रहे निकाला गया पत्ता हुक्म है, 13 हुक्म होते हैं, तो कुल हुक्मों की संख्या हमने यहाँ लिखा है। और निकाला गया पत्ता इक्का है, तो इसकी 4 संभावनाएं हैं। अब इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए क्या होगी। अगर हम ई के घटित होने की प्रायिकता निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी निकाला गया पत्ता
क्या है, वो हुक्म का है, इसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो फार्मूला होता है इसमें कुल कितनी संभावनाएं हैं और बटे टोटल यानी NS। तो कितनी संभावनाएं थी, 13 इक्कों में 13 हुक्म था, 13 हुक्म में से कोई भी हो सकता है और कुल था 52, यानी कि 1/4, 13 चौके 52, 4 बार में कटेगा। इसी तरह अगर मैं F के घटित होने की प्रायिकता पूछ लूं, PF क्या हो जाएगा, तो PF मतलब इसमें भी वही अनुकूल यानी कि NF बटे NS हो जाएगा, अनुकूल बटे कुल। तो इसकी कुल कितने अनुकूल संभावना है, इन चारों में से कोई एक इक्का हो सकता है और कुल पत्ते हैं 52, तो आएगा ये 1/13। इन दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता तो ये हो गई। अब हमें स्वतंत्र दिखाना है या स्वतंत्र है या नहीं इसकी जांच करनी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी देखना पड़ेगा। यानी कि अब जरूरी है कि हम ई इंटरसेक्शन F में देख लेते हैं कि कितने आएंगे, ये बहुत जरूरी है। क्या ऐसा होगा जो हुक्म में भी होगा, क्योंकि ई हुक्म को दिखा रहा है, F दिखा रहा है इक्के को, ऐसा कौन होगा जो इक्का भी होगा और हुक्म में भी होगा। तो अभी मैंने बताया पान, हुक्म, चीड़, ये सब में 13 में एक इक्का होता है, सब में चारों कैटेगरी में एक एक इक्का होता है, यानी हुक्म में इन 13 में से एक इक्का तो होगा ही, और इक्का 4 में से तो होता ही है। तो यहाँ पे हम कहें दोनों में कॉमन क्या होगा, वही इक्का जो हुक्म का होगा वही कॉमन होगा, क्योंकि इसमें तो इक्का दिखा रहा है और इसमें क्या है, केवल हुक्म है। तो हुक्म में भी तो एक इक्का होता है, वही इक्का जो हुक्म में होगा वही कॉमन होगा, क्योंकि ये इक्के है और ये हुक्म है, हुक्म में भी एक इक्का होता है। तो हम कहें दोनों में कॉमन कौन मिलेगा, केवल एक ही मिलेगा। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, यानी पी ई इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो इसका संख्या इसकी अनुकूल बटे कुल, तो इसका अनुकूल कितना आया, यानी N ई इंटरसेक्शन F बटे NS। तो इसमें आया था एक ही पॉसिबिलिटी थी और कुल कितना था 52, 1/52 आ गया। अगर अब हम चलते हैं चेक करेंगे कि ये स्वतंत्र है कि नहीं, कहेंगे ई, अब हम क्या करें, अब हम देखते हैं पी ई इंटरसेक्शन F जो है अगर बराबर हो जाएगा PE और गुणे में PF के, तो घटनाएं स्वतंत्र होंगी। तो यहाँ पे हम कहेंगे यदि PE इंटरसेक्शन F बराबर PE गुणे PF हो जाए, तब क्या होगा, E तथा F स्वतंत्र घटनाएं होंगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। यही तो स्वतंत्र घटना की कंडीशन होती है। आइए मान रखते हैं PE इंटरसेक्शन F का मान है 1/52 और PE का मान प्रायिकता E के घटित होने की 1/4 है, F के घटित होने की 1/13 है। तो यहाँ से देखेंगे तो 1/52 इधर और इधर 13 का गुणा 4 में, तो 1/52 इधर, दोनों साइड बराबर आ गया है, यानी कि इस कंडीशन का यहाँ पालन हो रहा है। अतः कहेंगे E तथा F घटनाएं स्वतंत्र हैं, E तथा F स्वतंत्र हैं। पहले पार्ट में तो स्वतंत्र सिद्ध हो गया, ठीक है, सिद्ध नहीं करना है, चेक करना है। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, इसे जल्दी से नोट करिए ताकि दूसरे पार्ट को भी हम लोग चेक कर सकें। आइए इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, अब E का मान बदल गया है, E का मान क्या, निकाला गया पत्ता काले रंग का है और निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। तो यहाँ पे भी S तो नहीं बदलेगा, टोटल हमेशा वही रहेगा। तो यहाँ पे अब E बदल जाएगा, तो NE में देखते हैं आप कौन मिलेगा। तो NE के निकाला गया पत्ता काले रंग का है, टोटल 52 पत्ते हैं, आधे इसके काले होते आधे लाल, तो 26, 52 का आधा होता है 26 काले 26 लाल। तो हम कहेंगे ई में टोटल कितने हो जाएंगे, 26 आ जाएंगे। क्लियर यहाँ तक। फिर अगर हम चेक करें NF क्या होगा, NF का निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया 4 बादशाह होते हैं, चारों कैटेगरी के जो पत्ते होते हैं, चीड़, पान, हुकुम, ईंट, इन सभी का एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम और एक इक्का, ये सब होता है।
तो इसमें बादशाह भी 4 होते हैं, तो इसमें 4 आ जाएगा। अब हम इन दोनों की प्रायिकताएं निकाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा, पी ई क्या आ जाएगा, ई के घटित होने की प्रायिकता हो जाएगी NE बटे में NS, यानी कि अनुकूल बटे कुल 26 बटे 52, तो ये हो जाएगा 1 बटे में 2। इसी तरह अगर हम निकाल दें PF, F के घटित होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा NF बटे में NS। NF का मान है 4, NS का मान है 52, तो ये कटेगा 13 बार में। क्लियर है यहाँ तक? अब स्वतंत्र घटना चेक करने के लिए इंटरसेक्शन चाहिए होता है, तो हम निकाल देते हैं NE इंटरसेक्शन F क्या होगा। आइए देखते हैं क्या कॉमन होगा। 26 पत्ते काले और 26 लाल होते हैं, तो 26 तो यहाँ हो गए, इसमें केवल बादशाह है। अब देखना ये है कि 26 जो काले रंग के पत्ते हैं और जो 4 बादशाह है, इसमें कॉमन कितना होता है। तो एक बात ध्यान दीजिए कि कुल 52 पत्तों में से आधे पूरे काले होते हैं, आधे पूरे लाल होते हैं, जबकि बादशाह चारों कैटेगरी में एक एक होता है। तो 2 बादशाह पहुंच गया लाल वाले में और 2 बादशाह आ जाता है काले कैटेगरी में। तो 26 काले में 2 बादशाह भी तो काला ही होगा, तो यहाँ पे 2 ही कॉमन है, यहाँ पे 2 ही अनुकूल मिला, इन दोनों में मिला। 2 बादशाह ऐसा है जो काले रंग वाले में आ जाता है। कौन कौन सा होता है, हुक्म वाला और चीड़ वाला। पान वाला और ईंट वाला जो बादशाह होता है वो लाल रंग का होता है, हुक्म वाला और चीड़ वाला काले रंग का। तो यहाँ पे अब इसका हम प्रायिकता निकाल देते हैं। PE इंटरसेक्शन F फिर क्या होगा, तो इसके अनुकूल बटे में कुल, तो NE इंटरसेक्शन F बटे में NS, ये आपका है 2 और ये है 52, 2 बटे 52 यानी 1 बटे में 26 आ जाएगा। आइए अब देखते हैं कि स्वतंत्र है या नहीं। तो यहाँ पे फिर वही, यदि क्या हो जाए, PE इंटरसेक्शन F बराबर हो जाए PE और गुणे में PF के, तब क्या होगा, E तथा F स्वतंत्र होंगे और अगर ऐसा नहीं होगा तो स्वतंत्र नहीं होंगे। इसका मान है 1 बटे में 26 और PE का मान कितना है, PE का मान है 1 बटे में 2 और PF का मान है 1 बटे में 13। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 1 बटे में 26 इधर है और 13 दूनी 26, 1 बटे 26 इधर है। लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, अतः E तथा F यहाँ भी क्या है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्लियर है? थर्ड पार्ट इसका करते हैं। आइए 15वें के अब तीसरे पार्ट को करते हैं। तीसरा पार्ट में NS अभी भी आपका वही 52 होगा जो टोटल था, टोटल नहीं बदलता है। E और F फिर से बदल जाएंगे। आइए देखते हैं कि ये नहीं अब क्या हो जाएगा और NF अब क्या हो जाएगा। तो E में क्या करें, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है। अब यहाँ ध्यान देना, एक बादशाह या एक बेगम। चूंकि बादशाह टोटल 4 होते हैं तो चारों में से हो सकते हैं और बेगम भी 4 होती है तो उनमें से भी कोई हो सकता है, क्योंकि चाहे करें बादशाह या बेगम, तो टोटल यहाँ 4 बादशाह और 4 बेगम मिला के 8 होने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे टोटल अनुकूल परिस्थितियाँ 8 मिलेगी, इन 8 में से कोई हो सकता है। फिर F में क्या है, निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम, तो बेगम भी 4 गुलाम भी 4, तो यहाँ भी 8 हो गए। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां यहाँ भी 8 है। इनकी प्रायिकताएं क्या हो जाएंगी, PE क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो अनुकूल बटे कुल यानी कि NE बटे में NS क्या होगा, NE है 8 और कुल है 52। यहाँ पे अगर देखें तो कटेगा 4 से 4 दूनी 8 और 13 बार में, यानी 2 बटे में 13 आ गया। इसी तरह अगर हम PF निकाले, F के घटित होने की प्रायिकता, तो यहाँ भी अनुकूल बटे कुल यानी कि NF बटे NS, तो इसका अनुकूल परिस्थितियां आई 8 और कुल आई 52, तो 8 बटे
बटे में 52, ये भी हो जाएगा 2 बटे में 13। अब देखते हैं कि दोनों में कुछ कॉमन है क्या। तो E इंटरसेक्शन F की अनुकूल कितनी परिस्थितियां होंगी, क्या कुछ होगा जो E में भी होगा और F में होगा। तो ध्यान देंगे E में था क्या, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या बेगम, बेगम इसमें भी थी, और यहाँ निकाला गया पत्ता एक बेगम या गुलाम, बेगम यहाँ भी थी। तो बेगम भी तो दोनों में कॉमन है, तो बेगम होती है 4, तो 4 बेगम में से कोई भी हो सकती है, तो अनुकूल परिस्थितियां 4 हो गई। अब इसकी प्रायिकता निकालें तो P E इंटरसेक्शन F क्या आ जाएगा, इसकी प्रायिकता ये हो जाएगा N E इंटरसेक्शन F बटे में NS, यानी अनुकूल बटे कुल। अनुकूल इसकी परिस्थितियां 4 हैं और कुल है 52, तो 1 बटे में 13 आ गया, 1 बटे में 13 आ गया। अब स्वतंत्र है कि नहीं इसकी जांच करेंगे। तो यदि, फिर वही बात, यदि E इंटरसेक्शन F के घटित होने की प्रायिकता बराबर हो जाए PE गुणे PF के, तो हम कहेंगे E तथा F स्वतंत्र होंगे, और अगर बराबर नहीं होगा तो नहीं होंगे। इसका मान कितना आया, 1 बटे में 13, इसका मान कितना आया है 2 बटे में 13, इसका मान PF का भी क्या आया है 2 बटे में 13। ये कभी भी बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, अतः कहेंगे E तथा F स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। यहाँ पे E तथा F स्वतंत्र घटना नहीं होगा। सवाल नंबर 15 बहुत ही बड़ा सवाल है, तो जब भी आएगा ये मान के चलिए कि 7 से 8 नंबर में आएगा, उससे छोटे में नहीं आएगा। और बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ें इसमें हैं जो बहुत जोड़ घटाने वाली हैं, नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस इसका समझना है कि अगर आपको ताश के बारे में जानकारी है तो सवाल गलती नहीं होगा। अगर नहीं है जानकारी पत्तों के बारे में, एक भी पत्ता आप भूल गए कि कैसा क्या होता है, कितने पत्ते होते हैं, कौन से कितने होते हैं, तो यहाँ पे सवाल की गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, इसको आप जल्दी से नोट कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। यहाँ पे पहले 17वां क्वेश्चन लिख दिया गया है, तो 17वां पहले करा लेते हैं, फिर 16 कर लेंगे। किसी को भी पहले करें क्या फर्क पड़ता है, सवाल तो सारे ही होने हैं। तो 17वां सवाल छोटा सा है, जल्दी से हो जाएगा। देखिए क्या दिया, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला गया तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या होगी। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। बहुत छोटा सा सवाल है, अच्छा सवाल है। आइए देखते हैं क्या दिया, कह रहा है यदि पासों का एक जोड़ा, जोड़ा मतलब क्या है, 2 पासे, 2 पासे अगर एक साथ उछाल दिए जाते हैं तो कह रहा है प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। छोटा सवाल है। तो पासे का एक जोड़ा उछाला जाता है, जोड़ा उछालने पर हमें कुल प्रतिदर्श समष्टि क्या मिलेगा, प्रतिदर्श समष्टि यानी कि NS क्या मिलेगा, यानी कि NS यानी टोटल। जब भी आप जानते 2 पासे उछल रहे हैं तो एक का 6 होता है तो 2 हो जाएंगे, जब तो 6 और हो जाएगा, यानी 6 का गुणा, तो टोटल NS तो हो गया 36। अब आगे क्या पूछ रहा है, किस घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या। पासे पर संख्याएं कौन कौन सी आती हैं, 1 2 3 4 5 और 6 में से ही आता है। इसमें से समअभाज्य कौन है, ऐसा कौन सा है जो सम भी है अभाज्य है। 1 विषम है, सम नहीं है, 2 सम है अभाज्य भी है, 3 नहीं, 4 नहीं, आगे कोई भी नहीं, यानी 2 ही केवल ऐसी संख्या है जो सम भी है अभाज्य भी है। तो मान लीजिएगा यहाँ पे माना ई क्या दर्शाता है, ई दर्शाता है समअभाज्य, समअभाज्य संख्या। अगर मान लेते हैं घटना ये दर्शाता है कि समअभाज्य संख्या आता है, तो तरह प्रत्येक पासे पर यानी दोनों पर ही समअभाज्य आएगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो इसकी संभावना
परिस्थितियां कितनी होंगी? तो NAE माने दोनों पासे करें, प्रत्येक पासे पर, यानी पहले पर भी और दूसरे पर ही, दोनों पर ही क्या है? समअभाज्य, यानी 2 आए और दूसरे पर भी 2 आए। तो ऐसी कितनी परिस्थिति होगी? केवल एक ही होगी। ये कितनी आएगी? केवल एक आएगी। तो इसकी प्रायिकता पूछा है। अतः अगर हमें P की पूछ लिया है, अगर इसी की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो प्राप्त करने की निम्नलिखित में से क्या प्रायिकता होगी? तो E की प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? इसकी टोटल अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। अनुकूल कितनी है? 1 है। कुल कितनी है? कुल यहाँ पे है 36। तो 1 बटे 36 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, छोटा सा सवाल था, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था। एक टोटल निकाल देंगे और एक घटना मान लेंगे जो भी वो पूछा है, उसकी घटित होने की प्रायिकता इसकी अनुकूल परिस्थितियों में टोटल से भाग दे देंगे तो आपका ये प्रायिकता आ जाएगा। तो ये सवाल यही खत्म होता है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं आखिरी सवाल पर। सवाल नंबर 18 दिया है, 2 घटनाएं A तथा B को परस्पर स्वतंत्र कहेंगे यदि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करे तो 2 घटनाएं स्वतंत्र होंगी। तो स्वतंत्र घटना के बारे में हमने बहुत चीजें सीख लिया, सवाल भी कर लिए। तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है और एग्जाम में इसके आने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। जरा देखिएगा क्या दिया है। कह रहा 2 घटनाएं A और B को स्वतंत्र कहेंगे यदि आपके ऑप्शन A तथा B अपवर्जी हो। अपवर्जी घटना स्वतंत्र नहीं होता है, ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले ही बताया था। तो ऑप्शन A तो आपका पहले ही गलत हो जाता है। फिर एक ऑप्शन ये दिया है A डैश B डैश बराबर इतना हो जाएगा। इस पे बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ PA बराबर PB अगर हो तो स्वतंत्र होगा, ऐसा तो मैंने कभी नहीं बताया था। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। और PA प्लस PB का मान 1 होगा, ये भी तो मैंने नहीं बताया था। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो केवल ऑप्शन B बचता है। तो ऑप्शन B को आप सही टिक कर सकते हैं। तो एलिमिनेट करके भी आप आंसर कर सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शन वाला है। लेकिन जरूरी है कि आपको अगर इस सवाल के रूप में दे दे तो आप इसको हल कैसे करें, ये भी सीखना जरूरी है। आंसर करने के लिए तो आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे ये आएगा। तो चूंकि दिया है A तथा B स्वतंत्र हैं, यदि हम मान लेते हैं कि A तथा B स्वतंत्र हैं, तो आप क्या जानते हैं भाई? आपका जो प्रायिकता होगा A इंटरसेक्शन B का, ये PA और PB के गुणनफल के बराबर होगा। यही तो हमने अभी तक सीखा। ठीक है, अब यहाँ पे डैश डैश दे रखा है चूंकि, तो डैश डैश वाला प्रमेय कौन सा हमने यूज किया है इस चैप्टर में? डी मॉर्गन प्रमेय। तो उसमें हम क्या जानते थे? हमने जाना था कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या होता है। डी मॉर्गन प्रमेय में हमने सीखा था ये होता है, इसको कहते हैं P A, इधर इंटरसेक्शन तो इधर यूनियन का होल डैश होता है। ये क्या है? ये डी मॉर्गन प्रमेय। डी मॉर्गन प्रमेय में हमने सीखा था इस चीज को। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज, इसका होल डैश है, तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस P A यूनियन B भी लिख सकते हैं। 1 में से माइनस करेंगे तो इसका डैश आता है, ये भी तो हमने जाना था। यूनियन वाला फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस, ये यूनियन वाला फार्मूला क्या कहता है? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। ये यूनियन वाले फार्मूले में बताया था मैंने। अंदर माइनस का गुणा कर दीजिए और इसका मान समीकरण 1 से रख दीजिए लाके, तो क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस, ये हो जाएगा PA, ये माइनस का PB, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा होगा और इसका मान क्या है? PA इंटू PB। और ये कहाँ से हुआ? समीकरण 1 का हमने यूज किया 1 से। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्र दिया है। और यहाँ पे मैंने बताया था इंटरसेक्शन माने क्या होता है? मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन माने क्या होता है? गुणा। तो इंटरसेक्शन माने जब गुणा होता है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? P A डैश B डैश भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं? P A डैश इंटू B डैश भी कह सकते हैं इंटरसेक्शन को। यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन हो तो ले लेंगे और क्या आ जाएगा फाइनली? P A डैश B डैश का मान, ये आपका
यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 माइनस पी ए हो गया, इन दोनों में कॉमन है माइनस का पी बी, तो हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा, यहाँ 1, ये हो जाएगा माइनस का पी ए। अगर ध्यान से देखिए तो 1 माइनस पी ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, इतने में भी है, इतने में भी है, तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो फाइनली ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 माइनस पी ए हो गया कॉमन हमारे पास, और दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे 1 बच जाएगा, कुछ नहीं है, तो इतने पूरे में हमने कॉमन लिया है, समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक में, तो 1 बच जाएगा, और ये माइनस का यहाँ पे ये पूरा कॉमन हो चुका है, तो पी भी बच जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं यही दिया हुआ था, इसमें ये पूरा कॉमन हो गया, तो ये 1 बच गया, और यहाँ ये कॉमन हुआ है, तो माइनस का पी भी बच गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एलिमिनेट करके भी आंसर दिया जा सकता था, और ऐसे भी इसका आंसर दिया जा सकता है। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। सवाल नंबर 16 शायद रह गया है, तो अगला जो बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर आएगा उसमें उसको करा के आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो इस लेक्चर के अंदर तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, अगले लेक्चर में उसे क्लियर करा देंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में और बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे अगले प्रश्नावली के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।